नमस्कार दोस्तों, आप सभी का परिष्कार वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने मॉडल टेस्ट पेपर रीट लेवल 1 का लेकर आ रहे हैं। इसमें ईवीएस जो एक पर्यावरण अध्ययन का टॉपिक है, उसमें बहुत सारे विषय सम्मिलित हैं, जिसमें हम पहला विषय शुरू कर रहे हैं, वो है हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था। दोस्तों, इस मॉडल टेस्ट पेपर में जितने भी प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं वो एक ही प्रश्न नहीं है, बल्कि उसके द्वारा हमारी कोशिश ये है कि हम बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएं और आपका सिलेबस एक तरह से एक बार रिवाइज हो सके। इसी कोशिश के साथ मैं आप सभी का दोबारा स्वागत करती हूं हमारे इस मॉडल टेस्ट पेपर में। तो दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को हम शुरू करते हैं। तो हमारे सामने ये पहला प्रश्न है संसद का। अब संसद, 3 टॉपिक है हमारे इसमें, संसद, विधानसभा और पंचायत, जिसमें पहला प्रश्न संसद का है कि इसके संदर्भ में असत्य क्या कहा गया है, यानी कौन सा ऐसा फैक्ट है जो गलत है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। संसद की बात करते हैं, इसके 3 भाग हैं। यह कानून निर्माण की ये एक केंद्रीय संस्था है, या वर्ष में इसके न्यूनतम 2 सत्र होते हैं। तो दोस्तों, हम देखें सबसे पहले इसका सही जवाब क्या होगा, और वो है 5 वर्ष का कार्यकाल। वास्तव में ये सही क्या, ये गलत फैक्ट है कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं होता, बाकी सभी फैक्ट सही हैं। तो सबसे पहले हम अब देखते हैं कि इसमें गलत क्या है। हाँ जी, अगर हम जानते हैं संसद को, तो इसके 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। अब लोकसभा का जो कार्यकाल है वो सामान्यतः 5 वर्ष है। देखिए, 5 वर्ष तो आंसर में लिखा था वहां भी, लेकिन यहाँ शब्द हमने डाला कि वो जनरली 5 वर्ष हो सकता है। और जनरली क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये भंग हो सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। मंत्रिपरिषद यदि सलाह दे तो 5 वर्ष से पहले भी भंग हो सकती है। इसका मतलब इसका कार्यकाल 5 वर्ष है, इसे राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं और मंत्रिपरिषद की सलाह पर यह भंग हो सकती है। और जो दूसरा सदन है हमारा, वो है राज्यसभा, और राज्यसभा स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है। और प्रश्न हमारा ये था कि संसद का कार्यकाल 5 वर्ष है। ऐसा नहीं है, कार्यकाल इसका भी निश्चित रूप से 5 वर्ष नहीं है, सामान्यतः है, और राज्यसभा में यह भंग नहीं हो सकता है। बस इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये तो परमानेंट है, लेकिन इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। प्रति दूसरे वर्ष इसका इलेक्शन होता है और 1/3 नए सदस्य चुन लिए जाते हैं और 2/3 सदस्य बने रहते हैं। इस रूप में ये आपके ऑप्शन थे। अब यदि हम दूसरी ऑप्शन पर बात करें, बी पर, कि संसद के 3 भाग या अंग होते हैं, तो ये हमारा सही है। तो हमें जानना जरूरी है कि कौन से 3 भाग हैं। वो है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इसके जरिए हमारा एक और प्रश्न यहाँ पर सॉल्व होता है। यदि ये प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है, तो हमारा जवाब होगा किसी का भी नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति इसका एक अनन्य भाग है। वो राज्यसभा और लोकसभा किसी का भी सदस्य नहीं है, उसका एक भाग है। और यदि हम अगले ऑप्शन पर बात करें, वो है हमारी केंद्रीय व्यवस्थापिका संसद, जिसे हमने कानून निर्माण की संस्था कहा। दोस्तों, संघीय व्यवस्थापिका या केंद्रीय व्यवस्थापिका, जो कि व्यवस्था या कानून बनाने वाली संस्था है देश में, वो है संसद। अब जब देश में संसद ये काम कर रही है, तो उसी तरह से राज्यों की जो व्यवस्थापिका है या राज्य में जो व्यवस्था या कानून बनाने वाली संस्था है, उसे हम राज्य का विधानमंडल कहते हैं। जिस प्रकार हमने संसद के 3 भाग देखे, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, उसी प्रकार विधानमंडल के भी यहाँ 3 भाग हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, जो हर राज्यों में नहीं होती, लेकिन वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। इसको हम आगे वाले प्रश्न में भी पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, हमारा डी ऑप्शन, सत्र की बात थी कि हमारे संसद के 3 सत्र होते हैं, और ये 3 सत्र कौन से हैं? बजट सत्र, ग्रीष्मकालीन या मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र जो कि वर्तमान में भी चल रहा है दोस्तों, हम जानते हैं। तो इस प्रकार से 3 सत्र होते हैं, और एक विशेष बात इसमें कि इनकी जो गणपूर्ति है, सत्र जो सेशन है जिसमें मीटिंग्स होती हैं, बैठकें होती हैं प्रतिदिन, उसमें गणपूर्ति मतलब वह न्यूनतम संख्या जिसके होने पर वो मीटिंग शुरू की जाती है, और वो है 1/10। कुल सदस्यों का 10वां भाग होना चाहिए, तभी वो सत्र, तभी वो बैठक प्रारंभ की जा सकती है। तो इस तरह के फैक्चुअल प्रश्न हमारे इस लेवल पर आते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। लोकसभा का उपनाम नहीं है कि मायने ये है कि उसको किस और नाम से जाना जाता है और कौन
किस नाम से वो परिचित नहीं है, जैसे प्रथम सदन, अस्थायी सदन, उच्च सदन या जनप्रतिनिधि या लोकप्रिय सदन। तो हमारा सही जवाब है उच्च सदन, यानी ये उच्च सदन नहीं है। अब हम सभी पे बात करें कि आखिर ये क्यों प्रथम सदन है, अस्थायी है और ये है। तो हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसे प्रथम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में ये लोकतंत्र का प्रतीक है। देखो पहला सदन है, चूंकि इस पर हमने वोट दिए थे, जनता ने वोट दिए थे, ये डेमोक्रेसी का प्रतीक है, जनता का प्रतिनिधि सदन है, इसलिए हमने इसे प्रथम सदन कहा। दूसरी बात, ये अस्थायी क्यों है, क्योंकि अभी जैसा हमने जिक्र किया था, ये समय से पहले भंग हो सकता है, इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है, सामान्यतः 5 वर्ष है, राष्ट्रपति इसे समय से पहले भंग कर सकते हैं। तीसरी बात, इसे उच्च सदन क्यों नहीं कहते, जबकि हमारे दिमाग में ये प्रश्न होना चाहिए कि जबकि ये प्रथम है तो ये उच्च ही होना चाहिए, 2 सदन है और ये लोकतंत्र का भी प्रतीक है, लेकिन हम इसे इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि ये अस्थायी है, स्थायी नहीं है, स्थायी रूप से नहीं है, ये कभी भी भंग हो सकता है, इसलिए इसे हम निम्न सदन के रूप में जानते हैं, ना कि उच्च सदन। और उच्च सदन हम राज्यसभा को कहते हैं, जो कि एक स्थायी सदन है। और हमारा अगला जो ऑप्शन था कि हम जनप्रतिनिधि या लोकप्रिय सदन इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जनता का प्रतीक सदन है, हमने इसमें सदस्य चुने हैं। थोड़ा सा हम निर्वाचन देख लेते हैं इस रूप में। हमने यहाँ पर राज्य स्तर पर विधानसभा को चुना, केंद्रीय स्तर पर लोकसभा को चुना और यही विधानसभा के सदस्य राज्यसभा को चुनते हैं। तो यहाँ जो डायरेक्ट चुने जाने वाला सदन है वो है हमारा लोकप्रिय सदन, जिसे हम लोकसभा कहते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो इस तरह से ये प्रश्न था आपका। आगे देखें, राज्य विधानसभा, जिसका अभी पिछली स्लाइड पे भी जिक्र था, विधानसभा किसके निर्वाचन में भाग नहीं लेती है? प्रश्न ये है, नहीं लेती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद, ये चारों दोनों पद और ये दोनों सदन है हमारे सामने ऐसे सदन है जो एक निर्वाचित सदन है। अब निर्वाचित है तो कोई ना कोई इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इसको चुनने में। तो सबसे पहले तो हम सही जवाब जानते हैं और वो है उपराष्ट्रपति। इसका मतलब उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा का कोई रोल नहीं है। बाकी सबका इलेक्शन बोर्ड कैसा है, इलेक्टोरल बोर्ड कैसा है, इसको हम देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन यदि हम देखें, इसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल है। देखो दोस्तों, इसको हाईलाइट भी किया गया है निर्वाचित सदस्यों को, क्योंकि हम जानते हैं हमारी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, निर्वाचित और मनोनीत। तो जो मनोनीत सदस्य हैं, जिन्हें राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, वो इसमें वो उसमें भाग नहीं लेते हैं। सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग लेते हैं, चाहे लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो या राज्य की विधानसभाओं के हो। और 2 हमारे ऐसे केंद्र शासित प्रदेश थे जहां पर विधानसभाएं थी, और वो थे हमारे दिल्ली और पौंडीचेरी। और जैसा आप जानते हैं, राज्य जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 जो 31 अक्टूबर से प्रभावी हुआ, उसके तहत जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा, जो कि राज्य के रूप में था लेकिन अब वो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आ गया है, तो उसकी विधानसभा को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में ये शामिल है और हमारी विधानसभाएं तो हैं, जो कि हमारे प्रश्न का हिस्सा है। दूसरा देखें, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है संसद के समस्त सदस्य। देखो दोस्तों, यहाँ शब्द आया है समस्त, चाहे वो निर्वाचित हैं चाहे वो मनोनीत हैं। तो लोकसभा के सारे सदस्य और राज्यसभा के सारे सदस्य, 545 लोग जो कि लोकसभा में हैं और 245 लोग जो कि राज्यसभा में हैं, ये सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल हैं, उसको चुनने में शामिल है। विधानसभा कहीं शामिल नहीं होती है। और यदि हम बात राज्यसभा की करें तो राज्यसभा अनडाउटफुली विधायकों द्वारा ही निर्वाचित है। वो विधायक जो कि राज्य की विधानसभाओं के सदस्य हैं या केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के सदस्य हैं, वो यहाँ पर राज्यसभा को ही वोट देते हैं, उनके सदस्यों को चुनते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा है। और अगला जो है हमारा राज्य विधान परिषद, उस राज्य विधान परिषद में कौन कौन लोग वोट देते हैं? वो है स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा 1/3 लोग चुने जा रहे हैं। जितने भी विधान परिषद के सदस्य हैं उसके 1/3 लोगों को स्थानीय जनप्रतिनिधि चुनते हैं, जो नगरीय और स्थानीय निकाय हैं। और विधानसभा सदस्य चुनते हैं 1/3 लोगों को। माध्यमिक स्तर के शिक्षक 1/12 सदस्यों को, राज्यपाल के द्वारा जो नॉमिनेट किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, वो 1/6 सदस्य, और 3 वर्ष से जो स्नातक हैं वो 1/12 सदस्य इन लोगों को विधान परिषद के सदस्यों को चुनते हैं। तो इसका मतलब विधानसभा इसमें भी शामिल है, जो कि हमारे प्रश्न का सही आंसर था।
हाँ जी दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। वो है निम्नलिखित में से किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। दो प्रश्न इसमें जुड़े हुए हैं कि वह सदन जो भंग तो नहीं हो सकता परंतु समाप्त हो सकता है। तो पहले ये फैक्ट्स, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हमें कि कौन सा सदन भंग हो सकता है और कौन सा सदन भंग नहीं हो सकता। हमारे सामने 4 सदन है, 2 केंद्रीय सदन है और 2 राज्य के सदन है। लोकसभा भंग हो सकता है, राष्ट्रपति कर सकते हैं। राज्यसभा भंग नहीं हो सकता, ये एक परमानेंट सदन है, हमारा उच्च सदन है। विधानसभा जो राज्यों में होती हैं वो भंग हो सकती हैं और विधान परिषद भी राज्यों में होती हैं, लेकिन ये भंग नहीं हो सकती क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरह से काम कर रहे हैं जैसे हमारे यहाँ पर राज्यसभा जो केंद्र का हमारा उच्च सदन है। भंग नहीं हो सकता परंतु ये समाप्त हो सकता है और आर्टिकल 169 में इसका जिक्र है। वो समाप्त भी हो सकते हैं और उनका निर्माण भी हो सकता है क्योंकि देश के समस्त राज्यों में इसका गठन नहीं हुआ है। वर्तमान में जो 28 राज्य हैं उसमें से सिर्फ ऐसे 6 राज्य हैं जिसमें विधान परिषदें हैं, तो इनका गठन और समाप्ति संभव है। तो सही आंसर हमारा विधान परिषद है। और ऐसे कौन से 6 राज्य हैं? वो है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। जहां पर ये हैं, जम्मू कश्मीर को अभी इस श्रेणी से अलग कर दिया गया है क्योंकि अब वो राज्य के स्वरूप में नहीं है। पहले जम्मू कश्मीर भी था, असम और तमिलनाडु में भी पहले विधान परिषदें थी जिनको समाप्त किया जा चुका है। तो इस रूप में ये आपका आंसर है। तो दोस्तों अब हम अपने अंतिम प्रश्न पर बात करते हैं जो कि है हमारा पंचायती राज से संबंधित। ये हमारा अंतिम टॉपिक भी है। इसके संदर्भ में क्या असत्य कथन कहा गया है? तो सबसे पहली बात है कि अनुच्छेद 40 में इसका जिक्र है। यह राज्य सूची का विषय है, इसकी गणपूर्ति 1/3 है या ग्राम सभा इस त्रिस्तरीय पंचायती राज की न्यूनतम इकाई है। तो हम आंसर जानते हैं, वो है ग्राम सभा जो त्रिस्तरीय पंचायती राज की न्यूनतम इकाई नहीं है। क्या है ग्राम सभा, इसको हम जानेंगे। इससे पहले हम जिक्र करते हैं हमारे बाकी ऑप्शंस पर। तो सबसे पहला ऑप्शन ए है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के साथ ही आर्टिकल अनुच्छेद 243 में 243 ए से लेकर ओ तक आर्टिकल हमारे 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़े गए, जो हमारे देश में 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। उसके द्वारा हमारे इस पंचायती राज को एक सशक्त आधार, संवैधानिक आधार दिया गया। दूसरी बात हम करें, यदि ये है राज्य सूची का विषय, बिल्कुल राज्य सूची का विषय होने के कारण राज्य इस पर कानून बनाने का अधिकार रखता है। उसके 5th नंबर पर ये प्रविष्टि है। जैसा हम जानते हैं हमारे यहाँ 3 अनुसूचियां हैं, 3 सूचियां हैं हमारे यहाँ, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये 3 प्रकार की सूची में से राज्य सूची में इसका वर्णन है। और जो तीसरी बात है कि वो पंचायती राज संस्था है, उनका जो कोरम है, उनकी जो गणपूर्ति है वो 1/3 होनी चाहिए। तीनों संस्थाओं के लिए बैठकें कितनी होनी चाहिए ये सबकी अलग अलग निर्धारित हैं। अब हम अपने चौथे ऑप्शन पर जाते हैं, वो है हमारी ग्राम सभा। हाँ जी, सबसे पहले हम अपना त्रिस्तरीय ढांचा देखें जिसमें निम्नतम स्तर पर है ग्राम स्तर, ग्राम पंचायत होती है यहाँ पर, फिर है ब्लॉक लेवल, खंड स्तर जहाँ पर पंचायत समिति होती है, और तीसरा है हमारा जिला स्तर जहाँ पर जिला परिषदें होती हैं। दोस्तों ये बात हमें समझने के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पर हम इसी को एक के भीतर एक इकाइयों में बांटा जाता है। पूरे जिले को हमने खंडों में बांटा और इन्हीं खंडों को हमने पंचायत क्षेत्र में बांटा जिसे ग्राम क्षेत्र कहा गया है। अब यहाँ पर इन संस्थाओं को जो चुनने वाली संस्था है या जो इकाई है वो है हमारी ग्राम सभा। ग्राम सभा जिसका जिक्र अनुच्छेद 243 ए में है। वास्तव में ये ग्राम सभा पंचायत के समस्त पंजीकृत वयस्क मतदाताओं से मिलकर बनी है। एक पंचायत क्षेत्र में जितने भी पंजीकृत वोटर्स हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है, नो डाउट उनसे मिलकर ये हमारी ग्राम सभा बनी होती है। इसका मतलब ये ग्राम सभा ही है जो हमारी ग्राम पंचायत को चुनती है, पंचायत समिति को चुनती है और जिला परिषद को चुनती है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाला जो व्यक्ति है वो ग्राम सभा का सदस्य है। ये ग्राम सभा का सदस्य है और यही ग्राम सभा अपनी पंचायत को चुनता है, यही सदस्य खंड में पंचायत समिति को, और यहीं पर ये पूरे जिले स्तर पर जिला परिषद को चुनते हैं। तो ये पंचायती राज की न्यूनतम इकाई सही जवाब है हमारा ग्राम पंचायत होनी चाहिए, ना कि ग्राम सभा। तो इस तरह के प्रश्न दोस्तों हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था से पूछे जाते रहे हैं। उम्मीद है आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स दोनों ही क्लियर होंगे। अगले और विषयों के साथ हम आपसे कंटिन्यूटी में आपसे जारी रखेंगे अपनी इस सीरीज को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार मित्रों, परिष्कार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर विष्णु प्रसाद शर्मा, इतिहास विभाग से। आज हम रीट लेवल फर्स्ट के मॉडल टेस्ट पेपर को लेकर के आपके सामने हैं मित्रों। और जो ईवीएस पर्यावरण अध्ययन है उसमें जो राजस्थान की सभ्यता और जो संस्कृति है उससे संबंधित जो प्रश्न है वो किस प्रकार के हैं उनको लेकर के आइए हम चर्चा करते हैं। मित्रों प्रश्न है
पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? फैक्चुअल प्रश्न है, विकल्पों को देखते हैं हम। बैसाख पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा। मित्रों, जो पुष्कर का मेला है आप सभी इसके बारे में जानते हैं और काफी चर्चित मेला है, परंतु इससे संबंधित जो जुड़े हुए फैक्ट्स हैं, खास बात यह है कि उन पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और ये जो हमने बाकी 3 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें भी बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं उन पर भी प्रश्न आ सकते हैं, तो हम उनकी सबकी व्याख्या में चर्चा करेंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो तो है कार्तिक पूर्णिमा। अब हम देखते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं मित्रों। जो बैसाख पूर्णिमा है, बैसाख पूर्णिमा को बुध का जन्म होता है, मृत्यु होती है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान जो बुध है, इस बैसाख पूर्णिमा को हम पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं। पीपल पूर्णिमा, इसको हम बुध पूर्णिमा भी कहते हैं। बुध पूर्णिमा। मित्रों, अगर हम ये कहें कि भारतीय इतिहास में ऐसे कौन महापुरुष हुए हैं जिनका जन्म और मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति एक ही दिन हुई, तो वो हैं गौतम बुद्ध जिन्हें हम कहते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों, ये जो प्रश्न है वो महत्वपूर्ण हो जाता है और ये परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा आगे हम देखते हैं आषाढ़ पूर्णिमा। जो आषाढ़ पूर्णिमा है मित्रों, इसे हम गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं और व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। आपने देखा होगा जो वेद व्यास हैं, वेद व्यास को हम वेदों का संकलन करता कहते हैं। मित्रों, जो गुरु की पूजा की जाती है, हम शिक्षक दिवस मनाते हैं या नहीं मनाते? वो 5 सितंबर को मनाते हैं। लेकिन हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उस भारतीय संस्कृति में जो हम श्रेष्ठ मानते हैं वो किसको मानते हैं? गुरु को मानते हैं। तो गुरु की जो पूजा की जाती है वो है गुरु पूर्णिमा। तो गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के नाम से जो है किसे जाना जाता है? आषाढ़ पूर्णिमा को जाना जाता है। तो इस प्रकार से भी मित्रों जो प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। अगला देखते हैं मित्रों, फाल्गुन पूर्णिमा। फाल्गुन पूर्णिमा आप सभी जानते हैं, इस दिन होली का दहन जो है किया जाता है, अर्थात होली जो मनाई जाती है। जो होलिका है, इसके संदर्भ में एक लोक कथानक है और वह यह है कि होलिका जो हिरण्यकश्यप है उसकी बहन है। हिरण्यकश्यप का जो पुत्र है प्रहलाद, वो भगवान विष्णु का भक्त है। अब चूंकि हिरण्य जो कश्यप है वो भगवान की पूजा नहीं करते हैं, जो होलिका है बहन हिरण्यकश्यप की, उनको ऐसा वरदान है कि वो अग्नि में जलती नहीं है। तो हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका से कहते हैं कि आप प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर जो है अग्नि में बैठ जाइए, तो प्रहलाद जल जाएगा और आप बच जाओगे। लेकिन उल्टा होता है। आप देखते हैं अभी होलिका दहन होगा, उसमें एक जो है डांडा रोपते हैं हम, जो वो डांडा है वो उस प्रहलाद का प्रतीक होता है। होलिका जल जाती है और वो डांडा बच जाता है। तो इस प्रकार से मित्रों इनसे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो पूछ लिए जाते हैं। अब सवाल पुष्कर के बारे में अगर आप पढ़ें कि सब पुष्कर का जो मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण बात यह और है कि जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, जो भारत में सबसे प्राचीन ब्रह्मा जी का मंदिर है, वो भी कहां है? पुष्कर के अंदर है। इसके अलावा जो पुष्कर है, इसकी इतनी जो महत्ता है, धार्मिक जो महत्ता है, वो क्यों है? तो ऐसा कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं, सृष्टि के सृजन करता है, वो जब यज्ञ कर रहे होते हैं तो एक जो पुष्प है वो गिरता है और उसमें वो 3 जगह गिरता है, और कनिष्ठ पुष्कर, ज्येष्ठ पुष्कर और मध्यम पुष्कर, इस तरह से 3 वहां जो सरोवर हैं उनका निर्माण होता है। और जो तीर्थ है भारत में, हम कहते हैं तीर्थ यात्रा पर हम जाते हैं, तो जो तीर्थ है उन तीर्थों का मामा भी पुष्कर को कहा जाता है। तीर्थों का क्या कहा जाता है? मामा। इसका मतलब भांजा भी है। तो तीर्थों का जो भांजा है वो मचकुंड धौलपुर को कहते हैं, और तीर्थों का जो भांजा है वो किसको कहते हैं? तीर्थों का मामा किसको कहते हैं? पुष्कर को कहते हैं। मित्रों, पुष्कर का बहुत लकी मेला जो है लगता है, और जो पुष्कर क्षेत्र है वो अजमेर जिले के अंदर आता है, चूंकि आपके सिलेबस में है मेले। और इस प्रकार से मित्रों अनेक जो फैक्ट्स हैं वो इसमें समाहित हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। निम्न में से
किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित होता है। अब मित्रों यहां आप देख रहे हैं, यहां जो क्षेत्र हैं उनका नाम दिया हुआ है, हाड़ौती है, मारवाड़ है, मेवाड़ है और बागड़ है। अब किसी पर्टिकुलर एक जगह का नाम नहीं है, एक जिले का नाम नहीं है, एक भौगोलिक रूप से जो है एक काफी जो इकाई है उसका नाम यहां दे रखा है। तो पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि साहब जो सीताबाड़ी का मेला है वो किस जिले में लगता है, तभी हम इसको जो है पहचान पाएंगे। तो सीताबाड़ी का मेला जो लगता है वो कहां लगता है, 12 जिले में लगता है। अब जो 12 जिला है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो मित्रों अब जब मैंने ये स्पष्ट कर दिया कि सीताबाड़ी मेला लगता है 12 जिले में लगता है, तो 12 जिला कोटा है, बारा है, बूंदी है और झालावाड़ है। सामान्यतः इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, हाड़ौती कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इसका जो उत्तर है वो क्या हो गया मित्रों, हाड़ौती हो गया। अब देखिए किसी भी प्रकार से जो है प्रश्न पूछा जा सकता है, तो हमें इस तरह से कॉन्सेप्ट के आधार पर जो है तैयारी करनी चाहिए। अब मित्रों आगे हम देखते हैं व्याख्या में, सीताबाड़ी मेला केलवाड़ा जगह है शाहाबाद, शाहाबाद तहसील है 12 डिस्ट्रिक्ट में। आपको मालूम होगा शाहाबाद खास करके एक जनजाति के लिए जाना जाता है जिसे कहते हैं सहरिया। सहरिया जनजाति पाई जाती है शाहाबाद में। और मित्रों इसके पीछे एक लोक मान्यता है कि जो सीता जी हैं वो गर्भवती होती हैं, तो उनका भगवान राम के द्वारा जब अयोध्या से उन्हें जो है निर्वासित किया जाता है, तो जो लक्ष्मण जी हैं उन्हें वहां छोड़ करके आते हैं, ऐसी मान्यता है। तो उस रूप में जो है वहां उस स्मृति में यह मेला भरता है। और मित्रों यह सहरिया जो जनजाति है, इस सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहते हैं। किसको, सीताबाड़ी को। अब आप ये देखिए प्रश्न अगर ये पूछ लिया जाए कि सहरिया जनजाति का कुंभ किस मेले को कहा जाता है, सीताबाड़ी को। सीताबाड़ी मेला कहां भरता है, 12 जिले में या क्षेत्र के अनुसार तो वो हाड़ौती अंचल में भरता है। तो इस प्रकार से भी मित्रों प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं मारवाड़ के बारे में। मित्रों मारवाड़ जो क्षेत्र है उसमें जैसलमेर भी है, बीकानेर भी है, जोधपुर भी है, बाड़मेर भी है, बहुत सारे जो है ये पश्चिमी राजस्थान का है। हमने खास करके मुख्य जो मेले लगते हैं, रामदेव जी आप जानते हैं जो जिन्हें पंच पीरों में स्थान दिया जाता है और सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक इनके मेले को माना जाता है। रामदेव जी रुणेचा धाम जैसलमेर में इनका मेला लगता है। खेजड़ी का जो मेला है मित्रों, खेजड़ी जो वृक्ष है जिसे राजस्थान का जो है राज्य वृक्ष का दर्जा दिया जा रहा है, खेजड़ी को, जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। मित्रों इसके बचाव के लिए, अर्थात जब वृक्षों की कटाई हो रही थी तो अमृता देवी का नाम आप सभी ने सुना होगा। तो अमृता देवी न केवल स्वयं अपितु अपनी 2 पुत्रियों के साथ में और अनेक जो है और स्त्रियों के साथ में अपना बलिदान देती हैं और उनकी स्मृति में खेजड़ी जो है मेला लगता है और वह जोधपुर में लगता है। मित्रों कपिल मुनि का मेला मारवाड़ में लगता है। कपिल मुनि जो कोलायत बीकानेर के अंदर है, कोलायत बीकानेर। तो मित्रों कपिल मुनि का जो संबंध है वो सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं महर्षि कपिल। सांख्य दर्शन आपने षड दर्शन पढ़े होंगे, उसमें सांख्य दर्शन है और उसके प्रणेता कौन है, महर्षि कपिल। उन कपिल मुनि का जो मेला है वो भरता है, कब भरता है, जो है वो कार्तिक पूर्णिमा को ही मित्रों भरता है। और कहां लगता है, बीकानेर में लगता है। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं करणी माता जिन्हें बीकानेर के राठौड़ों की जो है कुलदेवी माना जाता है और चारणों की कुलदेवी माना जाता है। चूहों का मंदिर भी जो है हम करणी माता के मंदिर को कहते हैं। और मित्रों देशनौक जो बीकानेर है उसमें जो है करणी माता का मेला लगता है। तो इस प्रकार से मित्रों एक जो प्रश्न है उसके साथ में जो फैक्ट्स दिए हुए हैं, जो विकल्प दिए हुए हैं, उसमें अनेक जो फैक्ट्स है वो सम्मिलित हैं
और ज्यादा से ज्यादा जो फैक्ट्स हैं आप तक पहुंच पाए, ये हमने प्रयास किया है इस मॉडल पेपर में, ताकि आप अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकें। आगे मित्रों हम देखते हैं मेवाड़। मेवाड़ का जो क्षेत्र है, जैसे उदयपुर है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, मेवाड़ में आता है। तो केसरिया नाथ जी अर्थात ऋषभदेव की मूर्ति है, लेकिन उस पर केसर चढ़ाई जाती है, इसलिए केसरिया नाथ धुलैब गांव है, वहां केसरिया नाथ जी का मेला लगता है। उदयपुर में चार भुजा नाथ जी का मेला लगता है, राजसमंद में लगता है। तो इस प्रकार से मित्रों मेवाड़ में लगने वाले मेले हैं, तो ये क्षेत्र के आधार पर पूछे जा सकते हैं, किसी जिले या स्थान के आधार पर भी पूछा जा सकता है। बागड़, बागड़ जो क्षेत्र है मित्रों, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को हम क्या कहते हैं? बागड़ कहते हैं। तो मित्रों बेणेश्वर का जो मेला है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आप देखिए सहरिया जनजाति का कुंभ, सीतावाड़ी मेला, तो आदिवासियों का जो कुंभ है वो किसे कहा जाता है? बेणेश्वर को कहा जाता है। बेणेश्वर का जो मेला लगता है वो कहां लगता है? डूंगरपुर में लगता है मित्रों, डूंगरपुर जिले के अंदर लगता है। सोम, माही और जाखम का जो संगम है, वहां जो है इस मेले का स्थल है। त्रिपुर सुंदरी देवी का भी मेला लगता है, और वो लगता है बांसवाड़ा के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर लगता है मित्रों त्रिपुर सुंदरी देवी। तो इस प्रकार से ये काफी चर्चित हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते रहे। तो इस प्रकार से मित्रों यह प्रश्न है, और उस प्रश्न के साथ में जो विकल्प हैं उनकी ये व्याख्या है। अगला हम देखते हैं बख्तरी वस्त्र क्या है? वेशभूषा आपके सिलेबस में है। ग्रामीण महिलाओं का वस्त्र है। ग्रामीण पुरुषों के सिर पर जो वस्त्र है उसे वक्तरी कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की कमर के नीचे के भाग में पहना जाने वाला वस्त्र है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र है। मित्रों आप सब ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, परंतु जो आज हमारा पहनावा है और जो पहले अर्थात पुराने समय में जो पहनावा था वो अलग था। आपने देखा होगा गांव देहात में एक जो जिसको आप बनियान बोलते हैं उसमें एक पॉकेट होती है, जैसे हम बंडी बोलते हैं, बंडी या वक्तरी। तो मित्रों इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र वक्तरी, या जिसको बंडी बोलते हैं, या आधुनिक जो आप बनियान कहते हैं। लेकिन बनियान वो इसलिए नहीं होती कि उसमें एक जेब होती है, बड़ी जेब होती है, और वो खादी से निर्मित होती है। मित्रों अब व्याख्या में अगर हम कहें तो ग्रामीण महिलाएं चोली है, घाघरा है, चुनड़ी है, लुगड़ी है। छोटी जो होती है वो लुगड़ी होती है, और बड़ा जो होता है वो लुगड़ा कहलाता है। तो ये महिलाओं के वस्त्र हैं। ग्रामीण पुरुष पगड़ी जो पहनते हैं, सिर पर पहनते हैं, साफा भी सिर पर बांधते हैं, धोती और कुर्ता आप सभी जानते हैं। तो मित्रों ये प्रश्न है, लेकिन ये वक्तरी जो बंडी है, अगर मैं बंडी बोलता या बंडी पूछा जाए तो फिर भी समझ में आए। तो इस प्रकार से मित्रों जो है बंडी को ही वक्तरी कहा जाता है। तो ये प्रश्न है जो कि महत्वपूर्ण है। अगला मित्रों हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आप ये प्रश्न पेपर जब आता है तो प्रेशर में आ जाते हैं। मान लो एक दो प्रश्न आपकी समझ में नहीं आ रहे तो आप काफी प्रेशर में आ जाते हैं, और फिर आप अपना जो हौसला है उसको पस्त कर देते हैं। उस स्थिति में मित्रों प्रश्नों में गलती हो जाती है। आप हौसला नहीं खोएं। आपको सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि मुझे 100% नहीं चाहिए, सिलेक्शन के लिए 70% या 65% या 75%। तो एक या दो प्रश्न अगर हमको नहीं आ रहे हैं तो हमें प्रेशर में नहीं आना चाहिए। तो उस स्थिति में हम गलत पढ़ लेते हैं। अब युग्म है 3 सुमेलित हैं, लेकिन एक क्या है? नहीं है, और वही पूछा जा रहा है। तो हम गंभीरता से पढ़ें। एक तरफ स्मारक दिए हुए हैं, दूसरी तरफ स्थान है, अर्थात वो कहां? आपके सिलेबस में है जो पर्यटन स्थल हैं। पर्यटन स्थल जो आप जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो वहां जो है उन जो मनमोहक जो स्थान होते हैं वहां कुछ ऐसे स्मारक भी होते हैं जिनको हम देखते हैं। रिसर्चर अपनी तरह से वहां जाता है, और जो एक आम आदमी है वो एंजॉय के लिए जो है घूमने के लिए जाता है। मित्रों तो चांद बावड़ी
आभानेरी 84 खंभों की छतरी, बूंदी 80 खंभों की छतरी, अलवर, ओसिया मंदिर, अजमेर। अब इसका जो उत्तर है वो तो आपको मालूम है क्या है, ओसिया मंदिर अजमेर में नहीं है। ओसिया के जैन मंदिर हैं वो कहां हैं, वो जोधपुर में हैं। ओसिया के जैन मंदिर कहां हैं, जोधपुर में हैं। और जो गुर्जर प्रतिहारों की जो कला है, गुर्जर प्रतिहार जो वंश है, उस गुर्जर प्रतिहार कला का महत्वपूर्ण जो नमूना है वो है ओसिया के जैन मंदिर। तो मित्रों, इस प्रकार से भी ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, अर्थात किस वंश से इन मंदिरों का संबंध है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश से कहां स्थित है ये, जोधपुर में। अजमेर में आप सभी को पता है पुष्कर जी हैं, ब्रह्मा जी का वहां मंदिर है और सावित्री का वहां मंदिर है। अजमेर के अंदर ख्वाजा साहब जो की दरगाह है जो अजमेर में है। नसिया जी का मंदिर है जो कहां है, अजमेर के अंदर है। तो मित्रों, यहां पूछा जा रहा है सुमेलित नहीं है युग्म, तो ये सुमेलित नहीं है। अब हम जो सुमेलित हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि उन पर भी प्रश्न बनते हैं। चांद बावड़ी आप देख रहे हैं, बावड़ी गांव में बनी हुई होती है। 13 मंजिलें हैं मित्रों इसमें, अगर आप गए हैं तो, और 3500 लगभग इसमें क्या है, सीढ़ियां हैं। सीढ़ियां सामान्यतः पूछे नहीं जाते, 3500 सीढ़ियां हैं। ऊपर से अगर हम देखते हैं 13 मंजिल गहराई में, तो जो जल है उसमें ऐसा लगता है कि तारे झिलमिला रहे हैं, अर्थात इसे भूल भुलैया। हम जब उतरते हैं उसमें नीचे और फिर नीचे से ऊपर आते हैं तो हम उसी क्रम में नहीं आते, अर्थात इसे भूल भुलैया भी जो है चांद बावड़ी कहते हैं। आभानेरी जो दौसा जिले के अंतर्गत है, कई बार पूछ लिया जाता है, जिला भी पूछा जा सकता है, तो आभानेरी कहां है, दौसा जिले में है। और गुर्जर प्रतिहार कालों का स्मारक ये माना जा रहा है। निकुंभ राजा चांद ने इसका निर्माण करवाया। सामान्यतया मिहिर भोज इसको कह रहे हैं, लेकिन ये जो स्पष्टता नहीं है। निकुंभ राजा चांद के द्वारा यह निर्मित है। हर्षद माता मंदिर भी वहीं स्थित है, कहां, आभानेरी में, और ये काफी ख्याति प्राप्त है मित्रों। तो इस प्रकार से इसको पूछा जा सकता है। 84 खंभों की जो छतरी है यह बूंदी के अंदर है, और राव अनिरुद्ध सिंह के धाय भाई देवा ने उनकी माता जैसीबाई की स्मृति में 1683 में निर्माण प्रारंभ करवाया। 1683 में निर्माण प्रारंभ करवाया। कई जगह यह है कि 1683 में निर्माण हुआ, कई जगह 1695 में है, लेकिन प्रारंभ कब होता है, 1683 में। तो हम इसका जो सही मानेंगे एग्जैक्ट, वो क्या मानेंगे, 1683। ये आप देख रहे हैं। और ये अनेक जो खंभों वाली है, 84 खंभों की कहां है, बूंदी में, जिसका संबंध किससे है। कई बार अनिरुद्ध सिंह विकल्प में आ सकता है, क्योंकि इनका नाम अगर नहीं आए धाय भाई देवा का, तो सही क्या हो जाएगा, अनिरुद्ध सिंह। अगर अनिरुद्ध सिंह ना आए, धाय भाई देवा आए, तो सही है। और किसकी स्मृति में बनवाया, तो जैसीबाई की स्मृति में बनवाया। कब बनवाया, तो उसमें जो प्रारंभ हुआ है वही उसमें माना जाएगा 1683 में। कहां स्थित है, बूंदी में स्थित है। तो इस प्रकार से मित्रों इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और ये हमारा जो स्थापत्य है उसकी दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। मध्यकाल में जिस प्रकार से हमने स्थापत्य के क्षेत्र में प्रगति की, उसका यह एक अनुपम उदाहरण है। 80 खंभों की जो छतरी है मित्रों, आप देख रहे हैं 80 खंभों की, वो है कहां है, वह अलवर में स्थित है। मूसी महारानी की छतरी भी इसे कहा जाता है। जो मूसी महारानी है मित्रों, बख्तावर महाराज थे अलवर के, बख्तावर महाराजा की पासवान थी, और बाद में उन्हें उपपत्नी का दर्जा दे दिया जाता था, तो वो पासवान। अब चूंकि ऐसा उल्लेख मिलता है कि ये महाराजा जो बख्तावर हैं उनकी मृत्यु के बाद में सती होती हैं, तो इन्हें रानी का दर्जा दे दिया गया था, इसलिए मूसी महारानी की छतरी जो है उनकी स्मृति बनवाई गई है। लेकिन निर्माता कौन है, इस छतरी का जो निर्माण है वो किन्होंने करवाया, विनय सिंह ने। कब करवाया, 1815 में।
तो मूसी महारानी की छतरी को ही हम क्या कहते हैं, 80 खंभों की छतरी कहते हैं। और मूसी महारानी कौन है, जो पासवान है, किसकी, बख्तावर की। और इसका निर्माण किसने करवाया है, बख्तावर महाराज ने नहीं करवाया, निर्माण करवाया विनय सिंह जी ने। तो इस प्रकार से मित्रों ये फैक्ट्स हैं जो पूछे जा सकते हैं। अगला हम देखते हैं मित्रों, औसिया के जो मंदिर हैं जोधपुर में स्थित हैं, औसिया के जैन मंदिर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, प्रश्न है कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं किस माह में मनाई जाती है। तो पहले तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं वह किस माह में मनाई जाती है। इसका मतलब कोई और तीज भी है, हरियाली तीज भी है। हरियाली तीज और सातुड़ी तीज दोनों अलग अलग हैं। आप देखिए उन दोनों पर ही प्रश्न बन सकते हैं। भाद्रपद, कार्तिक, चैत्र और श्रावण। आपको मालूम है श्रावण में हरियाली तीज मनाई जाती है और बाद में क्या मनाई जाती है, कजली तीज मनाई जाती है। तो इसका उत्तर है, वो तो स्पष्ट हो गया है, इसका उत्तर क्या है, भाद्रपद में मनाई जाती है। लेकिन इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स और भी हैं जो हम व्याख्या में देखते हैं। मित्रों सातुड़ी तीज को हम बूढ़ी तीज भी कहते हैं और कजली तीज भी कहते हैं। और इस दिन महिलाएं जो है नीम की पूजा करती हैं। महिलाएं नीम की पूजा करती हैं, किसमें करती हैं, कजली तीज में। और कजली तीज का एक मेला भी लगता है, वो लगता है बूंदी जिले में। अर्थात कजली तीज कहां मनाई जा रही है, बूंदी जिले के अंदर मनाई जाती है। क्योंकि हरियाली जो तीज है इसका संबंध रियासतों से है और उसमें खास करके जयपुर और जो उदयपुर है वहां की ये बहुत फेमस है। लेकिन कजली तीज जो मनाई जाती है, कजली तीज का जो मेला लगता है वो कब जो है लगता है, भाद्रपद में लगता है, भाद्रपद में मनाई जा रही है। लेकिन मेला कहां लगता है, बूंदी के अंदर लगता है। इस तरह से यह महत्वपूर्ण है मित्रों, बूंदी में मेला लगता है। अब हम देखें मित्रों, कार्तिक जो माह है उसमें कई जो है त्योहार मनाए जा रहे हैं। त्योहार भी आपके सिलेबस में है। कार्तिक जो कृष्ण पक्ष है बहुत महत्वपूर्ण है। करवा चौथ, करवा चौथ अर्थात हमारा जो भारतीय समाज है उस भारतीय समाज में इस प्रकार के कई व्रत और त्योहार हैं जहां अपने संबंधों को सहेजने के संकल्प में कुछ जो है त्योहार या व्रत रखे जाते हैं। उसमें से महत्वपूर्ण है मित्रों करवा चौथ। जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं वो अपने सुहाग की दीर्घायु के लिए वह व्रत करती हैं और वो कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को मनाया जाता है। उसमें एक करवा होता है, आपने देखा होगा, उस करवे की पूजा होती है और रात्रि में जब चंद्रोदय होता है उसके बाद में अपने पति का मुख देख करके और चंद्रमा को अर्घ दे करके ही उसका उपवास किया जाता है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण जो है त्योहार या व्रत है धनतेरस। धनतेरस जो कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी है उसको जो है धनतेरस कहते हैं। और इस दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा भी की जाती है। जो आयुर्वेद के जो प्रवर्तक हैं वो भगवान धन्वंतरी को मानते हैं, तो भगवान धन्वंतरी की पूजा की जा रही है। इधर जो कुबेर हमारे धन के देवता हैं धनतेरस, उनकी भी हम उपासना करते हैं। और गांव देहात में आपको पता है कि हम उस दिन जो है बर्तन खरीदते हैं या जो है कोई अगर आर्थिक स्थिति ठीक होती है तो वह जो आभूषण खरीदते हैं अनेक अपनी स्थिति के अनुसार। बाकी सामान्यतया लोग बर्तन अवश्य खरीदते हैं। तो धनतेरस मित्रों जो कार्तिक माह है इस पर जो दिवाली का पर्व है ये सबसे अधिक दिनों तक चलने वाला जो है पर्व माना जा रहा है। छोटी दीपावली जिसे चतुर्दशी है, कार्तिक कृष्णा जो चतुर्दशी है उससे छोटी दीपावली या रूप चतुर्दशी के नाम से मनाया जाता है। और घरों का जो दरवाजे हैं वहां पर दीप जलाए जाते हैं। और जो अमावस्या है अर्थात कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या है उसको दीपावली जो है हम पूजन करते हैं, लक्ष्मी जी का हम पूजन करते हैं। तो इस तरह से मित्रों कार्तिक कृष्ण पक्ष में मनाए जाने वाले जो है त्योहार हैं। शुक्ल पक्ष में कार्तिक शुक्ला जो प्रतिपदा है उसको गोवर्धन भगवान की पूजा
की जाती है। गोवर्धन का जो है जो गोबर होता है उसका बनाया जाता है, फिर उसकी हम घरों पर पूजा करते हैं। गोवर्धन जो भगवान है, गिरि गोवर्धन जो उत्तर प्रदेश में हैं, गोवर्धन जिनको गिरिराज जी भगवान भी हम कहते हैं मित्रों। और आपको मालूम है कि जो वल्लभ संप्रदाय के लोग हैं, अर्थात अगर हम बात करें श्रीनाथ जी का मंदिर है या मदन मोहन जी का जो मंदिर है, मदन मोहन जी का जो मंदिर है वो करौली के अंदर है, वहां पर जो गोवर्धन की पूजा की जाती है। और अन्नकूट ये इसकी प्रमुख विशेषता है, अन्नकूट किया जाता है। किस दिन किया जाता है? गोवर्धन पूजा के दिन। भैया दूज जो बहन है वो अपने भाई की दीर्घायु के लिए कामना करती है, और सबसे पवित्र जो है त्योहार भैया दूज का जो है मनाया जा रहा है वो कार्तिक शुक्ला द्वितीया को मनाया जाता है। देव उठानी एकादशी मित्रों, जो कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है उसको देवता जागृत होते हैं। ऐसा माना जाता है कि देवता सोते हैं, तो इसका मतलब हुआ देवशयनी एकादशी। देवशयनी जो एकादशी है वो आषाढ़ का जो महीना होता है उस आषाढ़ में देवशयनी एकादशी होती है, और 4 महीने के लिए देवता जो सो जाते हैं। विष्णु जो भगवान है वो क्षीर सागर में चले जाते हैं, लेकिन सामान्यतया चूंकि हमारा जो भारत है वो कृषि प्रधान समाज है, और जब बारिश होती है तो लोगों को जो है ज्यादा समय नहीं मिलता है। दूसरी, उस समय विवाह जो है देव जब सो जाते हैं तो विवाह मांगलिक कार्य जो है बंद कर दिए जाते हैं, वो वर्जित है। देव उठने के बाद में ही जो मांगलिक कार्य हैं उनको दोबारा से हम शुरू करते हैं। तो देव उठानी एकादशी जो है, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, और उस समय तुलसी का विवाह किया जाता है शालिग्राम के समय। साथ में तुलसी का विवाह किसके साथ में होता है? शालिग्राम के साथ। शालिग्राम के साथ जो है तुलसी का विवाह किया जाता है मित्रों देव उठानी एकादशी के दिन। और खास करके करौली क्षेत्र में जो अंजनी माता है, अंजनी माता जो हनुमान जी की मां है, उनका मेला लगता है। अंजनी माता का मेला देव उठानी एकादशी को लगता है, करौली जिले के अंदर लगता है। जो पांचना बांध है उसके ऊपर जो पहाड़ी है वहां अंजनी माता का मंदिर है मित्रों। तो इस तरह से यह बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। श्रावण कृष्ण पक्ष में हरियाली अमावस्या होती है। इसके अलावा श्रावण शुक्ला जो तृतीया है उसको छोटी तीज जो झूले जाते हैं बागों में, और जो नव विवाहिताएं होती हैं सिंजारा उनके घरों पर आता है। इसके अलावा जो श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है उसको रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? पूर्णिमा को मनाया जाता है। और हमारी ऐसी लोक मान्यता है कि जो श्रवण कुमार हैं, श्रवण कुमार वो अपने अंधे माता पिताओं को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल रहे थे। जब वो जल लेने के लिए जाते हैं एक नदी में, जब कुंभ भरते हैं तो आवाज होती है, और उसी समय चूंकि ऐसी लोक मान्यता है कि चक्रवर्ती सम्राट जो महाराज दशरथ हैं, अयोध्या नरेश, वह शिकार के लिए जाते हैं। वो सोचते हैं कि जो है एक हिरन आया है, वो अपना बाण छोड़ देते हैं और वो श्रवण कुमार को लग जाता है। लेकिन जैसे ही जो है उनके मुख से ध्वनि निकलती है तो वो समझ जाते हैं कि ये हिरन नहीं, ये कोई इंसान है। वो पहुंचते हैं, फिर सारी बात करते हैं। तो श्रवण कुमार कहते हैं कि देव ऐसा है कि मैं, मेरे जो माँ और पिता हैं उनको तीर्थ यात्रा के लिए लेकर निकला था। वो अंधे हैं दोनों ही, पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और प्यास लगी हुई है, राजन आप उन्हें पानी पिला दो। और वो अपना प्राणांत उनका हो जाता है। फिर वो वहां आते हैं, जब वो बोलते हैं तो माँ बाप पहचान जाते हैं आवाज को, ये हमारे श्रवण कुमार नहीं है, और कहते हैं, वो श्राप देते हैं कि जिस प्रकार से हमारी मौत हो रही है, हमारे पुत्र के जो है अनुपस्थिति में हम अपनी देह त्याग रहे हैं, इसी प्रकार से आपकी भी जब मौत होगी तो चारों पुत्र आपके उस समय नहीं होंगे। और वो श्राप माना जाता है, ये लोक कथानक है मित्रों। तो वह रक्षाबंधन, इसके अलावा उस दिन जो बहन है वो अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है, अपनी जो इज्जत की लाज रखने के लिए। इसके अलावा जो यजमान और पुरोहित का रिश्ता होता है, पुरोहित जो है यजमान के कलाई पर भी राखी बांधता है। तो मित्रों ये इस प्रकार का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण
जो है त्योहार है जो श्रावण महीने में मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी है उसको शीतलाष्टमी, जो चाकसू है, चाकसू जयपुर के अंदर है, यह मेला लगता है मित्रों। और बैलगाड़ी का मेला भी इसको कहते हैं, चूंकि मध्यकाल में वहां जो लोग हैं जो बैलगाड़ी से जाया करते थे, इसलिए बैलगाड़ी का मेला। और शीतला माता को चेचक की माता भी हम कहते हैं मित्रों, जो है चैत्र कृष्ण पक्ष पे लगता है। राम नवमी जो मनाई जा रही है वो भी चैत्र में ही मनाई जाती है मित्रों। इसके अलावा जो है राम नवमी है वो एक्चुअल में शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। राम नवमी शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है, शीतलाष्टमी कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। तो राम नवमी किस में है? शुक्ल पक्ष में है। और नवरात्रा है, नवरात्रा जिसमें 9 दिन तक दुर्गा की पूजा होती है वो चैत्र शुक्ल पक्ष में है। जो चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया है उसको मित्रों जो है गणगौर जो है पूजी जाती है। आप इस प्रकार से परिचित होंगे। तो गणगौर भी चैत्र शुक्ल पक्ष में होती है, रामनवमी भी शुक्ल पक्ष में होती है। और जो चैत्र कृष्ण पक्ष में सिर्फ क्या होता है, वो होता है मित्रों शीतलाष्टमी की पूजा की जाती है। तो इस प्रकार से मित्रों ये प्रश्न थे, बहुत महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हैं जो आपकी परीक्षा है उस परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हमने प्रयास किया कि एक प्रश्न के साथ में जो विकल्प दिए जा रहे हैं उसके साथ में अनेक जो फैक्ट्स हैं चूंकि उनकी हम डिस्कस करें ताकि आने वाली जो परीक्षा है उसमें आप सफल हो सकें। इन्हीं जो है शुभकामनाओं के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार मित्रों, परिष्कार वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं गणेश कुमावत यहाँ पर रीट लेवल फर्स्ट के लिए पर्यावरण अध्ययन के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो आपके रीट लेवल फर्स्ट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन के अंदर व्यवसाय से संबंधित हम 5 सवालों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपका 11वां क्वेश्चन है, जो राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। तो आपको ये प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, वो कौन सा व्यवसाय करते हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें आपको दे रखा है खनन का, दूसरा आपको ऑप्शन दे रखा है बेकरी का, तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है मुर्गी पालन का, और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है कृषि का। तो इसमें से आपको सही जवाब चुन के देना होगा। तो इसका सही जवाब है कृषि। मतलब राजस्थान के लोग ज्यादातर है जो कृषि कार्य करते हैं। तो दूसरा कार्य क्यों नहीं करते हैं, तो दूसरे तीनों है जो गलत क्यों है, तो हम ये देखेंगे। इसमें पहला है खनन। तो खनन का कार्य वे लोग करते हैं जिनके पास में उत्पादक जमीन नहीं हो या फिर ऐसी जमीन जो कृषि कार्य योग्य नहीं हो। तो ऐसे लोग खनन का कार्य करते हैं। जैसे भारत के अंदर झारखंड या उड़ीसा के अंदर है जो ज्यादातर लोग खनन का कार्य करते हैं, क्योंकि उनके पास में उत्पादक जमीन नहीं होती है और कृषि कार्य करने के लिए योग्य जमीन भी नहीं होती है उनके पास में। और दूसरा है आपका मुर्गी पालन, जो कि पशुपालन के साथ में किया जाता है और ये कृषि कार्य की संबद्ध क्रियाओं में आता है मुर्गी पालन। तो कृषि का काम करने वाले जो किसान लोग हैं वो पशुपालन के साथ साथ में मुर्गी पालन का भी काम करते हैं। तो इसको कृषि के कार्य की संबद्ध क्रियाओं में इसके साथ साथ में किया जाता है। तीसरा है कृषि। तो राजस्थान के अधिकांश लोग मुख्य रूप से कृषि का ही कार्य करते हैं। तो कृषि के साथ साथ में मुर्गी पालन का कार्य किया जाता है, इसलिए इसको प्राथमिक रूप से है जो कृषि कार्य को राजस्थान के लोगों का व्यवसाय कहा जाता है। और मुर्गी पालन के साथ साथ में पशुपालन है जो इनका आय प्राप्त करने का दूसरा साधन है। तो इसमें एक ऑप्शन आपको और दे रखा है जो बेकरी का है। तो बेकरी का मतलब क्या होता है, जो ऐसे फ्लोर मिल जो आटे से बनने वाली वस्तुएं होती है उनको बेचने वाले, जैसे केक हो गया, ब्रेड्स हो गया, पेस्ट्री हो गया, ऐसी चीजें बेचने वाले लोग जो हर कोई बेच सकता है। तो ऐसी चीजें बेचने वाले लोग जो बेकरी का काम करते हैं। हम इससे आगे 12वें क्वेश्चन पर आते हैं। 12वें क्वेश्चन में दे रखा है कि ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए। मतलब 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से किस में है जो आपको आपके साथ में अनुचित या ठगी हो जाती है, किसी भी वस्तु का लेन देन करते हो बाजार में और आपके साथ में किसी भी प्रकार का गलत वस्तु मिल जाती है आपको, या फिर अनुचित व्यापारिक व्यवहार होता है आपके साथ में। तो इसमें से किस मंच पर जाके आप शिकायत दर्ज करवा सकते हो। तो पहला है आपका उपभोक्ता संरक्षण मंच को, दूसरा है जिला मुख्यालय को, तीसरा है तहसील को और चौथा ऑप्शन दे रखा है
ग्राम पंचायत को? तो इसका सही जवाब होगा उपभोक्ता संरक्षण मंच, क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण मंच उपभोक्ता संरक्षण फोरम बनाया गया जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ताओं द्वारा बाजार से वस्तुओं का जो लेन देन किया जाता है उससे संबंधित उनके अधिकार है उनको संरक्षित करने का काम करता है, और ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत काम करता है। बाकी वाले तीनों जो संस्थाएं हैं जो आपके स्थानीय सरकारों से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं या प्रशासनिक शिकायतें होती है उनको लेने का काम करते हैं और उसके साथ साथ में इनका समाधान करते हैं। तो आपके अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर आप उपभोक्ता संरक्षण फोरम के पास में जाएंगे और वहां जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और वहां पर आपको न्याय मिल सकता है। इसके बाद में 13वां क्वेश्चन है। तो 13वें क्वेश्चन में दे रखा है कि राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहां पर स्थापित है? तो इसमें पहला ऑप्शन आपको दे रखा है केलवा, दूसरा दे रखा है कांकरोली, तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है करौली और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है कोटपुतली। तो इसका सही जवाब होगा कांकरोली। कांकरोली के अंदर टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना है जो राजस्थान में स्थापित है। तो बाकी वाले तीनों में बाकी केलवा आपको ऑप्शन दे रखा है, तो केलवा उदयपुर संभाग के राजसमंद जिले में स्थित है जो राजसमंद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, और इसमें केलवा गांव सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। मतलब केलवा गांव के अंदर सफेद संगमरमर निकलता है और राजसमंद जिला पूरे संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है आपको ऑप्शन दे रखा है कांकरोली का, तो कांकरोली है जेके टायर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है जो कि राजसमंद जिले के अंदर है, और जेके टायर प्लांट भारत की सबसे लीडिंग टायर ट्यूब बनाने वाली कंपनी है और टायर विनिर्माता कंपनी है। तो ये भारत के अंदर टायर और ट्यूब से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट आते हैं ज्यादातर टायर ट्यूब बनाती है। तो ये जेके टायर प्लांट भारत की लीडिंग कंपनीज में आती है, और इस प्लांट के कारण इस गांव का नाम भी है जो कभी कभी इसको जेके ग्राम के नाम से भी पुकारा जाता है। इससे आगे वाला कोटपुतली। कोटपुतली में एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी जो आदित्य बिरला ग्रुप चलाता है, अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी, उसका कारखाना है, इसलिए कोटपुतली अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के कारण प्रसिद्ध है। 14वां क्वेश्चन आपको यहां पर दे रखा है जोधपुर जिले में मिलने वाला पत्थर किस रंग का होता है? तो यहां पर आपको पत्थर का या मार्बल है जिसको हम मार्बल बोलते हैं, मार्बल के कलर के बारे में सवाल पूछा गया है। तो जोधपुर जिले के अंदर जो मार्बल निकलता है वो किस रंग का है? तो पहला ऑप्शन आपको ए ऑप्शन दे रखा है लाल, बी ऑप्शन दे रखा है सफेद, सी ऑप्शन दे रखा है पीला और डी ऑप्शन दे रखा है आपको हरा। तो इसमें से सही जवाब है लाल, मतलब रेड मार्बल है जो जोधपुर जिले के अंदर निकलता है। तो बाकी वाले सफेद, पीला और हरा कहां कहां निकलते हैं इसको भी हम देख लेते हैं। तो सफेद मार्बल आपका मकराना जो कि नागौर में स्थित है और किशनगढ़ अजमेर में मिलता है। दूसरा ऑप्शन है पीला मार्बल जो जैसलमेर जिले के अंदर मिलता है, अधिकांश मात्रा में पीला मार्बल जैसलमेर के अंदर ही मिलता है। और हरा मार्बल जो राजस्थान में अधिकांशतया हरा मार्बल उदयपुर जिले के अंदर मिलता है। इसके बाद हम आगे वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 15वां क्वेश्चन है राजस्थान में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो नवीकरणीय संसाधन आपको सवाल पूछा गया है कि ऐसा कौन सा इसमें से संसाधन है जो नवीकरणीय नहीं है, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में नहीं आता है। तो पहला ए ऑप्शन आपको दे रखा है जल विद्युत, दूसरा आपको दे रखा है प्राकृतिक गैस का, तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपको पवन ऊर्जा का और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है सौर ऊर्जा का। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि जिसको हम बार बार वापस बना सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा प्राकृतिक गैस जो बार बार नहीं बन सकती, एक बार इसका उपयोग होने के बाद में इसको वापस बनने में करोड़ों अरबों साल लग जाते हैं, इसलिए प्राकृतिक गैस इसका सही जवाब होगा। बाकी वाले तो इसमें मैंने आपको बताया कि नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जिसको हम बार बार वापस मनुष्य की जो कृत्रिम तकनीकी है उसके माध्यम से वापस इसको बार बार बनाया जा सकता है। तो जैसे जल विद्युत है, तो जल की सहायता से हम इसको वापस पुनः उत्पादित करते हैं। मतलब जो आपके बड़े बड़े डैम बने हुए होते हैं वहां से पानी छोड़ा जाता है और टरबाइन को घुमाया जाता है, टरबाइन घुमाकर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। दूसरा आपको पवन ऊर्जा का ऑप्शन दे रखा है। तो पवन ऊर्जा जो वायु की सहायता से जो पवन चक्कियां चलती है, पवन चक्कियों से
विद्युत का उत्पादन होता है। और तीसरा ऑप्शन आपको ये दे रखा है सौर ऊर्जा का, जो कि सूर्य की रोशनी से, जो बड़ी बड़ी प्लांट्स लगाकर सूर्य की रोशनी से सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। तो दोस्तों, हमने पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो रीट लेवल फर्स्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं राम आप सबका परिष्कार वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग आज जो है अब पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जितने भी जो हमारे पास में मॉडल पेपर है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, जो मेरे साथी हैं उन लोगों ने भी आपसे अन्य जो सब्जेक्ट है उनके बारे में चर्चा की है। तो दोस्तों, मैं जो है हमारे पर्यावरण अध्ययन में जो भूगोल से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनके बारे में चर्चा कर रहा हूं। दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, जो हमारे पास में भूगोल जो संबंधित यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए जो है सवाल, अच्छे सवाल यहाँ पर जोड़े हैं, और ये सवाल आप लोगों को जो है किसी न किसी रूप से जो परीक्षा के रूप जो प्रथम श्रेणी के जो विद्यार्थी है उनके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होंगे। जैसे कि बात कर ले हम जो है यहाँ पर राज्य में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई। दोस्तों, तो राज्य में प्रथम औद्योगिक नीति की बात की जा रही है यहाँ पर। तो ये जो प्रथम औद्योगिक नीति है आपके पास में जो है, अगर यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं हमारे पास में 24 जून 1978, 4 अप्रैल 1991, 15 जून 1994, 4 जून 1998। तो हम यहाँ पर देखिए हमारे पास में अगर हम इसे हल करने के लिए जाते हैं तो प्रथम औद्योगिक नीति की बात कर लेते हैं। प्रथम औद्योगिक नीति हमारे पास में 24 जून 1978 को आती है। दोस्तों, तो देखिए प्रथम औद्योगिक नीति जो हमारे पास में जो भैरव सिंह शेखावत के द्वारा लाई गई, और जो भैरव सिंह शेखावत के द्वारा जब इस नीति को लाया गया तो उनका जो कहना था कि हम जो चाहते हैं कि जो राजस्थान के अंदर खादी ग्राम उद्योग, हाथकरघा उद्योग और हस्तशिल्प विकास, दोनों इन तीनों जो हमारे पास में जो नए आयाम है इनका विकास करना है। उनका कहना है कि जो खादी से निर्मित जो हमारे पास में वस्त्र है इनको बढ़ाने का कार्य किया जाए, जिससे हमारे पास में विदेशों के अंदर भी जो हमारा जो खादी का जो कल्चर है वो आगे की ओर बढ़ जाए। इसके अतिरिक्त हाथकरघा जो हमारे पास में जो नमदा है, गलीचा है, इनको बनाने का जो कार्य किया जा रहा था, इनके बारे में वो कहते हैं कि इनको भी बढ़ाने का कार्य किया जाए। इसके अतिरिक्त हमारे पास है हस्तशिल्प विकास, यानी कि जो निम्न श्रेणी के जो मजदूर है जिनके द्वारा जो चटाई है, खिलौने बनाए जाते हैं या मूर्तियां बनाई जाती हैं, इनके बारे में यानी कि इन लोगों का विकास करना है, इनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है इसी कार्य को यहाँ पर बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा। तो इस प्रकार से हमारे पास में 24 जून 1978 को प्रथम औद्योगिक नीति आती है। इसके बाद में अप्रैल 1991 में द्वितीय औद्योगिक नीति आती है। तो इस द्वितीय औद्योगिक नीति के अंदर क्या कहा जाता है, खनन व कृषि आधारित उद्योगों के विकास पर जोर दिया जाता है। कहा जाता है कि हमारे देश के अंदर जो अभी है जो मजदूर वर्ग है वो बहुत अधिक रूप से काम कर रहा था। अब इस मजदूर वर्ग को थोड़ा सा ऊपर उठाने के लिए आवश्यकता है, इसके अंदर थोड़ी सी हमारे पास में तेजी लाने की आवश्यकता है और इनको नए आयाम या नई तरीकों से सिखाने के लिए आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जो खनन का जो कार्य है इसके लिए हमने कनाडा की जो कुछ कंपनियां हैं उनके साथ टाइप किया और वहां से जो जेसीबी है या अन्य जो उपकरण है जिनका जो खनन के अंदर प्रयोग आता है तो हमने उसको बढ़ाने का कार्य किया। यहाँ से कीमती पत्थर निकालने का या अन्य धातुओं को निकालने का, अन्य खनिजों को निकालने का कार्य प्रारंभ कर दिया। तथा कृषि आधारित उद्योगों में भी हमने जैसे तिलहन आधारित उद्योग, जैसे तेल का उद्योग बात लें, गुड़ के उद्योग की बात कर लें या घानी उद्योग की बात कर लें, या हम बात कर लें यहाँ पर जो है पशु आहार से संबंधित उद्योगों की बात कर लें जो कृषि से संबंधित है। इन पर हमारे पास में दाल उद्योग की बात कर लें, आटा उद्योग की बात कर लें, तो ये हमारे पास कृषि आधारित उद्योगों के विकास पर अधिक जोर दिया गया है यहाँ पर द्वितीय औद्योगिक नीति के अंदर। तीसरी औद्योगिक नीति की बात कर लें तो 15 जून 1994 को हमारे पास में तृतीय औद्योगिक नीति आ जाती है। तृतीय औद्योगिक नीति के अंदर देखिए क्या कहा जाता है कि हम सार्वजनिक निजी क्षेत्र की भागीदारी पर जोर देंगे। दोस्तों, अगर आप लोग देखते हैं कि जो हमारे पास में जैसे ही हम जो प्रारंभिक दौर होता है यानी कि सन 2000 के बाद में देखते हैं अचानक से हमारे पास में निजी क्षेत्र के जो हमारे पास में जो कॉलेज है, जो बड़े बड़े महाविद्यालय हैं या इसके अतिरिक्त बड़े बड़े जो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हमारे पास में जो आकर उनका विकास बड़ी तेजी से होता है। तो ये जो निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं इनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए तृतीय औद्योगिक नीति के अंदर हमारे पास में कार्य किया जा सकता है। जैसे बात कर लें जयपुर के सीतापुरा या रिको एरिया की बात कर लेते हैं, इनका विकास भी उसी के तहत किया गया था। इसके बाद में एक और हमारे पास में औद्योगिक नीति आती है 4 जून 1998 को चतुर्थ औद्योगिक नीति इसको कहा गया है। तो इसके अंदर देखिए क्या कहा है, विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्रों में विनिवेश बढ़ाना है।
अब हमारे पास में छोटे छोटे उद्योगों का विकास हो चुका है। अब इन्हीं उद्योगों का क्या करना है, इन उद्योगों को बढ़ाकर जो हमारे पास में जो बड़े उद्योग है, जो विकसित नहीं हुए, बड़ी कंपनियां यानी विदेशी कंपनियों को लाने का कार्य किया जा रहा था और उनको बढ़ाकर एक जो हमारे पास राजस्थान की जो आर्थिक स्थिति है इसको सुधारने का कार्य किया जा रहा था। इस प्रकार से हमारे पास में जो पहला प्रश्न है वो निकलकर सामने आता है। तो इस प्रकार हमारा हम आंसर की बात कर लेते हैं ना, हमारे पास में 24 जून 1978 को प्रथम औद्योगिक नीति निकलकर सामने आती है। दोस्तों दूसरा जो हमारे पास में जो अगला क्वेश्चन है 17वें नंबर का क्वेश्चन है, केंचुए द्वारा खाद तैयार करना कहलाता है। जो हमारे पास में जो विज्ञान की कई शाखाएं हैं जिनके अंदर विभिन्न प्रकार की कृषि की जाती है, तो ये कृषि करने के लिए हमारे पास गवर्नमेंट हमारे को बहुत सारे जो है उपकरण उपलब्ध कराती है, या ऐसे जो टिन सेट बनाने के लिए कहती है, या हमारे पास में जो अन्य प्रकार के विभिन्न प्रकार की कृषि बनाने के लिए उनको किस तरीके से उपलब्ध कराना है, किस तरीके से बनाना है, ऐसे कार्य उपलब्ध कराती है। तो देखिए यहाँ पर वर्मी कल्चर एक कृषि होती है जिसमें केंचुआ पालन की क्रिया किया जाती है। केंचुआ पालन यानी केंचुआ पालन जो है किया जाता है। इसी केंचुए से जो संबंधित कई प्रकार की जो मृदा है, जो उपयुक्त लवणीय जो मृदा है उसका निर्माण किया जाता है, जिससे जो है जिन खेतों के अंदर या जिन क्षेत्रों के अंदर जो हमारे पास में लवण के जो मृदा के अंदर लवणों की जो कमी हो गई है वहां पर ये जो केंचुआ खाद डाली जाती है जिससे उस मृदा के लवण की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। ओलेरी कल्चर सब्जियों की कृषि होती है। दोस्तों सब्जियों की कृषि होती है, इसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियों का विकास करना या उनको बढ़ाने की बात की जाती है। या हम आजकल जो मार्केट के अंदर देखते हैं जो हमारे सब्जियों का जो आकार परिवर्तन हो गया है वो इसी की देन है। यहाँ पर कई प्रकार की सब्जियों को विकसित किया जा रहा है। पीसी कल्चर पीसी से नाम पता लग रहा है हमारे को। यहाँ पर पिस यानी पिस की बात की जा रही है, मछली पालन से संबंधित कार्य की बात की जा रही है। एपी कल्चर एपी से संबंधित आ रहा है। एपी का मतलब मधुमक्खी की बात की जा रही है, यानी मधुमक्खी के पालन की बात की जा रही है, शहद की बात की जा रही है, शहद उत्पादन की बात की जा रही है, मोम उत्पादन की बात की जा रही है यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमारे पास में चारों प्रकार की जो कृषि है यहाँ पर दी गई है, उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। तो यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं किस प्रकार से हमारे पास में इसका आंसर निकल कर आता है। केंचुआ द्वारा खाद तैयार करना कहलाता है वर्मी कल्चर। एक और प्रश्न है हम क्या आपके लिए, पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतें नीचे से ऊपर के क्रम में किस प्रकार दिखाई देती है। तो हमारे पास में पहले सामान्य तौर पे बात कर लेते हैं कि पृथ्वी की जो हमारे पास में कितनी प्रकार की परतें हैं, जितने भी हमारे पास में ऑप्शन है। बात कर ले समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल, ब्रह्मंडल। इस प्रकार से हमारे पास में 5 परतें हैं। जितने भी ऑप्शन हमारे पास में, जितने भी इनके जो क्रम है सारे के सारे ऊपर नीचे दिए गए हैं। दोस्तों हम बात करते हैं किस प्रकार से हमारे पास में परतें हैं। तो दोस्तों मैं अगर हम यहाँ पर हम सब कहीं घूमने की बात करते हैं तो दोस्तों मेरा दिल कहेगा कि मैं चाहता हूं कि मैं अंतरिक्ष में घूम कर आऊं। तो अंतरिक्ष में घूमने जाने के लिए मुझे जो है पहले हमारे जो क्षेत्र है श्री हरिकोटा वहां पहुंचना पड़ेगा और उनसे कहना पड़ेगा कि सर मुझे रॉकेट में बिठा दीजिए, मुझे रॉकेट में बिठा दीजिए और मैं रॉकेट में बैठकर यहाँ से ऊपर जाना चाहता हूँ और जाकर देखना चाहता हूँ कि हमारा वायुमंडल कैसा है और मैं यहाँ से पहुंचना चाहता हूँ। ठीक है, यहां से जाना चाहता हूं तो मैं हमारा रॉकेट उड़ता है। रॉकेट उड़ने के बाद में तो इस रॉकेट से जैसे मैं ऊपर की ओर जाता हूं तो मेरा रॉकेट पहली जो परत को पार करने लगेगा तो पहली जो परत आएगी मेरी क्षोभ मंडल आएगी। दूसरी परत की बात कर लूं तो दूसरी परत में जैसे ही मैं यहां से थोड़ा ऊपर की ओर जाता हूं तो मेरे पास जो दूसरी परत आएगी हमारे पास में वायुमंडल की वो समताप मंडल आएगी। जैसे मैं थोड़ा और ऊपर की ओर जाता हूं तो देखता हूं कि मेरे पास में एक और परत निकलकर सामने आ गई, एक और लहर निकलकर सामने आ रही वायुमंडल की, वो है मेरे पास में ओजोन मंडल। एक और परत की बात कर लूं मैं, जैसे मैं ऊपर गया तो वहां जाकर मुझे विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट दिखे, रेडियो जैसी तरंगें हमारे को दिखाई देने लगी, दिखाई नहीं दे सकती, पर वहां पर हमें आभास हुआ कि हम ऐसे क्षेत्र के अंदर आ गए जो हमारे को धरती के ऊपर बताया जाता है। तो मैं आयन मंडल के अंदर पहुंच गया। दोस्तों जैसे ही मैं ऊपर जाकर देखा और ऊपर जाकर हम जैसे ऊपर की जो संरचना को देखने लगते हैं तो वहां जाकर देखते हैं विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट जो यहाँ पर धरती से छोड़े गए हैं वो वहां पर घूम रहे हैं। तो हमारे पास में एक और मंडल निकलकर सामने आ गया जिसे कहा जाता है ब्रह्मंडल। इस प्रकार से हमारे पास में जो इसका जो क्रम है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल,
ब्रह्मंडल। तो दोस्तों देखते हैं हमारे पास में जो सवाल है उसका जो आंसर है वो किस प्रकार से निकल कर आता है। जो ऑप्शन सी हमने जो रखा हुआ है इसके अंदर सौर मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, ब्रह्मंडल, इस प्रकार से जो हमारा जो आंसर है वो निकल कर सामने आया है। इसके बाद में एक और बात कर लेते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं। हमारे राज्य का पक्षी वृक्ष, जंतु, कर्मश है, यानी कि कर्मानुसार अगर मैं इनको देखता हूं तो यहां पर हमारे पास में जो विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिए गए, खेजड़ी, गोडावण, चिंकारा। तो हम पक्षी की बात कर रहे हैं। पक्षी का मतलब पहला तो हम देख लेते हैं, पक्षी का मतलब तो होना हमारे पास में गोडावण। पक्षी का मतलब होगा यहां पर हमारे पास में, पहला तो पक्षी की बात कर रहे हैं, पक्षी क्या होगा हमारे पास में, गोडावण। और उसके बाद में वृक्ष की बात की जा रही है तो वृक्ष हमारे पास में हो गया खेजड़ी। वृक्ष की बात की जा रही है, वृक्ष हमारे पास में हो गया खेजड़ी। इसके बाद में हम बात करें तो जंतु की बात की जा रही है तो जंतु हमारे पास में हो गया चिंकारा। इस तरीके से हमारे पास में तो सीधा सीधा अगर हम इन ऑप्शन के अंदर मिलाने लगते हैं दोस्तों तो सीधे से पहले बात कर लेते हैं। तो यहां हमारे पास में गोडावण निकल कर आता है, उसके बाद में खेजड़ी आ जाता है और उसके बाद में चिंकारा आ जाता है। तो सीधा सा हमारा जो आंसर है इस तरीके से निकल कर आ जाता है। फिर भी दोस्तों हमारे पास में और भी जानकारी है, जरूरी नहीं है सवाल इसी तरीके से पूछा जाए आपसे, या इसका कोई और भी तरीका है। ये जितने भी नाम है उनको भी आपके साथ में पूछ सकता है। और जैसे बात कर लें गोडावण का जो हमारे पास में जो वैज्ञानिक नाम है वो है कोरिएंटिस नाइग्रिसेप्स। कोरिएंटिस नाइग्रिसेप्स दोस्तों अभी तक नहीं पूछा गया है एग्जाम के अंदर, तो जरूर इसको पूछने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। इसके अतिरिक्त ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसको उपनाम जाना जाता है, उपनाम से बोला जाता है। पाल मोरडी भी लोग इसको क्षेत्रीय क्षेत्र में बोलते हैं, वहां का जो क्षेत्रीय लोग हैं उनके द्वारा पाल मोरडी बोला जाता है। सोन चिड़िया भी इसको बोला जाता है। इस प्रकार से हमारे पास में जो गोडावण है उससे अन्य जो सवाल या अन्य जो उसके नाम है उनसे भी हमारे पास सवाल की संभावनाएं निकलकर सामने आ जाती है। खेजड़ी की बात कर लेते हैं। खेजड़ी को प्रोसेसिव सिनेरिया नाम से, यानी कि इसका जो वैज्ञानिक नाम है प्रोसेसिव सिनेरिया, राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है, राजस्थान का कल्पवृक्ष भी इसको कहा जाता है। इसके बाद में हम चिंकारा का अगर हम जो बात कर लें वैज्ञानिक नाम की तो गजेला इसे कहा जाता है। और दोस्तों एंटीलोप जो जीव जंतु जगत है उसका ये एक जो है हमारे पास में एक जंतु है। इस प्रकार से हमारे पास में जो सवाल है वो उसका जो आंसर निकल कर आता है गोडावण, खेजड़ी, चिंकारा, जो कर्मश रूप से आते हैं। एक और सवाल है मेरे पास आप लोगों के लिए, गोल क्रांति का संबंध किससे? क्रांति की बात आ रहे हैं, तो क्रांति की बात की जाए तो हमारे पास में हरित क्रांति की यहाँ पर बात की जा रही है। जो हरित क्रांति, देखिए दोस्तों हमारे पास कृषि से संबंधित सवाल जरूर देगा हम लोगों को, जल संरक्षण से संबंधित सवाल जरूर देता है हम लोगों को। तो ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर जो है क्रांति से संबंधित बात की जा रही है, यानी कि हरित क्रांति के अंदर विभिन्न प्रकार की जो अलग अलग जो उत्पाद थे उनके अंदर भी जो क्रांति आई थी उनकी बात की जा रही है। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं आलू जो हमने यहां ऑप्शन में दे रखा है, आलू की बात कर ली तो आलू के अंदर कौन सी क्रांति आई थी? तो आलू के अंदर हमारे पास में गोल क्रांति आई थी। तो गोल क्रांति की बात कर रहे हैं हम, तो आलू हमारा आंसर होना चाहिए। इसके बाद में अंडा, जी यहां पर अंडा ऑप्शन दे रखा है, तो अंडे के अंदर कौन सी क्रांति आई थी दोस्तों? तो इसके अंदर आई थी हमारे पास में रजत क्रांति। इसके बाद में हम टमाटर की बात कर लें, टमाटर है हमारे पास, टमाटर के अंदर कौन सी क्रांति आई थी? लाल क्रांति आई थी हमारे पास में। तो इसके बाद में एक और हमारे पास में मछली की बात कर ले तो मछली में हमारे पास में नीली क्रांति आई थी। इस प्रकार से हमारे पास दोस्तों बहुत सारी अन्य भी जो छोटी छोटी क्रांतियां हैं, अन्य जो बहुत सारे भाग है जिनसे भी संबंधित हमारे पास में जो है अलग अलग प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो दोस्तों अन्य जितने भी प्रश्न हैं उनके बारे में हम चर्चाएं सारी की सारी जो परिष्कार वर्ल्ड के द्वारा जितने भी जो मॉडल पेपर बनाए गए हैं उनके अंदर हमने चर्चाएं की है, विभिन्न प्रकार की प्रश्न क्रांतियों से संबंधित यहाँ पर जोड़े हैं। इस प्रकार से हमारे पास में जो गोल क्रांति से संबंधित जो सवाल है उसका आंसर निकल कर आता है आलू। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं राजस्थान में जल संग्रहण की परंपरागत विधि है। तो दोस्तों मैं एक सीधी सी बात बोल देना चाहता हूं, जो हमारे प्रथम लेवल के जो विद्यार्थी है रिट के, जिनसे बात करना चाहता हूं कि आप लोगों के पास में कृषि से संबंधित सवाल, खनन से संबंधित सवाल और जल संग्रहण से संबंधित जो है प्रश्न आप लोगों को पूछा ही जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपके पेपर में देखा गया है अब तक के जिनके अंदर इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हमारे पास में जो 21वें नंबर का जो सवाल है जल संग्रहण की परंपरागत विधि, पहला बात ध्यान
ध्यान रखना होगा, परंपरागत विधि की बात कर रहा है यहाँ पर। तो तालाब तो आप सब जानते हैं दोस्तों, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर या शहरी क्षेत्रों के अंदर जो चारों तरफ से नदी नाले वगैरह जो आकर एक निश्चित स्थान पर आकर मिल जाते हैं, वो तालाब वाला क्षेत्र होता है। तो मैं उसे परंपरागत रूप से नहीं मान सकता। हाँ, हमारे पौराणिक काल से अगर कोई संभावना जल की अगर इकट्ठा करने की चल रही थी, वो तालाबों के माध्यम से था। पर फिर भी यहाँ जल संग्रहण की बात हो रही है, तो कुआं तो देखिए खोदने के बाद में उसके अंदर अगर हम पानी लाकर डालते हैं तो वो भी हो सकता है रिस कर दूसरी जगह पर जा सकता है, या उस कुएं के अंदर पानी रिस कर दूसरी जगह से यहाँ पर आ सकता है। तो इस प्रकार की हमारे पास में संभावना है। नदी तो जो हमारे पास में वर्षा काल के अंदर ही बनती है, और ऐसा भी हो सकता है उसका प्रवाह हमेशा बना भी रह सकता है, पर वो जल संचयन या जल संग्रहण के रूप में हमारे पास में कार्य नहीं करती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक और शब्द आया है, यहाँ पर टाका की बात कर लेते हैं। तो टाका होता क्या है दोस्तों? इस तरीके से हमारे पास में टाका, जो मरुस्थलीय क्षेत्र के जो लोग हैं, जो मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं, तो उन लोगों को जो जल की बहुत अधिक समस्या होती है, तो पहले क्या करते थे, छोटे छोटे गड्ढे बना लेते थे। जो चट्टानी क्षेत्र के अंदर गड्ढे बनाते थे, उसके अंदर वो जल का संचयन करते थे, तो वो जल कहीं ना कहीं रिसकर निकल जाता था, तो वो लोगों को बड़ी परेशानी होती थी। उन्होंने इस प्रकार से पक्के बड़े बड़े टैंकों का निर्माण कर लिया है, और इन टैंकों को इस तरीके से ढक देते हैं, तथा जब उनके पास में पानी की संभावनाएं कम हो जाती है, या पानी उनके क्षेत्र में कम हो जाता है, सूख जाता है, तो तब क्या करते हैं वो लोग, इस प्रकार के जो ये टैंक बने हुए, जो टांके बने हुए, इन टांकों का प्रयोग करते हैं। और इन टांकों को ही ये परंपरागत रूप से जो पौराणिक काल के अंदर छोटी छोटी जो गड्ढे बनाकर जल का संचयन किया जा रहा था, वो जो बाद में धीरे धीरे परंपरागत रूप से कंटिन्यू हमारे पास में बना हुआ है। जब वर्तमान के अंदर भी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के जो लोग हैं, इसी तरीके से टांके बनाकर जल का संग्रहण करते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास में पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण में भूगोल से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, वो उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद शर्मा, आपका परिष्कार वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन और सामान्य विज्ञान से संबंधित रीट लेवल फर्स्ट के कुछ प्रश्नों के बारे में। तो पहला जो प्रश्न है यहां पर दिया हुआ है, सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी किसको कहा जाता है? जिसमें हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें पहला जो ऑप्शन में है वो है विषाणु, जिसको वायरस कहा गया है, जीवाणु, कीट, ये तीनों। बात करते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी। योजक कड़ी से हम तात्पर्य ये है कि ना तो वो निर्जीव कहा जा सकता और ना ही वो सजीव कहा जा सकता। हम उसको योजक कड़ी के नाम से इसलिए जाने गए हैं क्योंकि मनुष्य जो है उसके बाहरी वातावरण में, एक्सटर्नल फीचर्स की बात करते हैं तो बाहरी वातावरण में जब कोई पार्टिकल पड़ा है तो वो निर्जीव कंडीशन में होगा, और जब वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मनुष्य की बात की है तो मनुष्य के कांटेक्ट में आने के बाद वो सजीव हो जाता है। इसलिए हम वायरस को नॉन लिविंग या फिर निर्जीव और सजीव की योजक कड़ी के रूप में दर्शाते हैं। तो इसका आंसर होगा मित्रों फर्स्ट। दूसरी बात करते हैं बी ऑप्शन की, बैक्टीरिया, जो कि हमेशा लिविंग होते हैं, इनकी किसी भी कंडीशन में ये निर्जीव नहीं पाए जाते। बात करते हैं सी नंबर का जो है कीट, इंसेक्ट जो है वो भी लिविंग होंगे, ये भी किसी कंडीशन में निर्जीव नहीं होंगे। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है डी, जो कि तीनों को डिनोट करता है, ये आंसर नहीं आएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ए। तो हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से राजस्थान का राज्य पुष्प है। पहला ऑप्शन है गुलाब, दूसरा है रोहिड़ा, तीसरा है गुड़हल और चौथा ऑप्शन में है तीनों, ये सभी। तो आंसर होगा इसमें से रोहिड़ा। टेकोमेला उपंडुलात जो है ये इसका बॉटनिकल नेम है, जो वनस्पति विज्ञान में इसका वनस्पति नाम माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में जो ए ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन में हम बात करते हैं तो गुलाब जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि जो गुलाब है वो मुख्य रूप से राज्य पुष्प नहीं माना गया है। बात करते हैं बी की, तो रोहिड़ा ही इसका सही आंसर माना गया है। तीसरे नंबर पर गुड़हल है, ये भी नहीं होगा, और ये सभी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि राइट आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। बात करते हैं 24 क्वेश्चन की, जिसमें पादप श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? मित्रों याद रहे, लेते हैं, छोड़ते हैं और लेते हैं, 2 शब्द हैं। यहां पर
गैस लेने की बात कर रहे हैं तो श्वसन क्रिया में क्रिया के वर्ड पर बहुत ही अधिक ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि श्वसन की क्रिया के दौरान प्लांट जो है वो ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। श्वसन की क्रिया के दौरान ध्यान रहे, श्वसन की क्रिया के दौरान चाहे पादप हो और चाहे मनुष्य की बात करें तो दोनों जो जीव हैं वो रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन जो गैस है वो ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। बात कीजिए यदि श्वसन की जगह प्रकाश संश्लेषण आ जाता तो इसमें आंसर जो है वो इसका जस्ट विपरीत हो जाता, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड आंसर होता, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पादप कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। लेकिन यहां पर ऑप्शन में CO2, O2, N2 और H2 दिया हुआ है और क्वेश्चन में श्वसन है, इसलिए आंसर ऑक्सीजन ही आएगा। बात करते हैं N2, तो पादपों में N2 का जो रोल है वो उनकी जड़ों के द्वारा नाइट्रोजन को सीधे रूप में ना लेकर वो नाइट्रेट की फॉर्म में बदलकर ग्रहण करते हैं, तो ये जड़ों से संबंधित है। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो ये भी प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है, जिसमें हाइड्रोजन जो गैस है उसमें H2O टूटने के पश्चात जो ऑक्सीजन निकलती है वो पादप रिलीज करते हैं, तो ये भी प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताया गया है। जबकि पूछा गया है प्रश्न में श्वसन, इसलिए श्वसन से संबंधित जो है वो आंसर हमारा ऑक्सीजन होगा, तो राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। रुई को बिनोले बीज से हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं। क्वेश्चन में बिनोलों को बीज बोला गया है और हटाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? पहला कताई, दूसरा बुनाई, तीसरा ओटना और चौथे ऑप्शन में है खींचना। बात करते हैं रुई, जिसको अपन कपास बोलते हैं, तो कपास के बीज के ऊपर जो धागेनुमा संरचना चारों तरफ लिपटी हुई होती है सफेद रंग की, उसको हटाने की जो प्रक्रिया है वो सामान्य तौर पर ओटना बोली जाती है। लेकिन हम इन चारों ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है कताई। कताई के बारे में मैं मित्रों आपको बता देता हूं कि जो कताई शब्द है वो सामान्य तौर पर छोटे छोटे रेशे जो हैं उनको अलग किया जाता है और अलग करने के पश्चात उनसे कुछ वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया की जाती है। बात करते हैं बुनाई, तो आपने देखा होगा गांव में आज भी जो स्त्रियां हैं वो ताने और बाने की प्रक्रिया के द्वारा बुनाई का काम पूर्ण करती हैं, जिससे वस्त्रों का निर्माण किया जाता है, तो बुनाई भी नहीं आएगा इसमें। तीसरे नंबर का सी है जिसमें ओटना, ये मैं आपको बता चुका हूं कि ओटने की जो प्रक्रिया है वही रुई या बिनोले जो बीज से है उनके चारों तरफ जो कपास के जो सफेद धागे हैं उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वही हम ओटना कहते हैं। और खींचना ये कोई प्रक्रिया नहीं है, तो आंसर होगा हमारा सी ही, और राइट आंसर सी को ही माना गया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है 26 नंबर का। बात करते हैं प्रश्न में, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? कौन सा विटामिन है जिसकी कमी होने से रक्त का थक्का नहीं बनता है? बात करते हैं फर्स्ट विटामिन ए, विटामिन के, बी ऑप्शन में विटामिन सी, सी ऑप्शन में विटामिन ए और डी ऑप्शन में विटामिन बी। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो होगा विटामिन के। बात करते हैं विटामिन के के बारे में। विटामिन के जो है इसका सामान्य नाम फाइनोक्विनोन, फाइनोक्विनोन जो है इसका दूसरा नाम है, और विटामिन के की यदि शरीर में कमी होती है तो ब्लड लगातार बहता जाता है। कहीं पर भी किसी भी केस में अगर एक्सीडेंट होता है तो उसमें रक्तस्राव की जो प्रक्रिया है वो नहीं रुक पाती, और विटामिन के जो है उसके लिए बहुत अधिक जिम्मेदार माना गया है, इसलिए सही आंसर विटामिन के होगा जो कि पहला है। बात करते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी, विटामिन जो सी है वो मुख्य रूप से एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। विटामिन सी की कमी से मनुष्य में जो है वो
होठ जो है वो फट जाते हैं, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, मसूड़े जो हैं उनमें स्वेलिंग देखने को मिलती है विटामिन सी की कमी से। तो विटामिन सी आंसर नहीं है इसका। और विटामिन ए जो है उसके द्वारा रोग जो है वो है रतौंधी, जो विटामिन ए की कमी से होता है। और सामान्य नाम जो विटामिन ए का वो रेटिनॉल माना गया है, तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा। और डी जो है वो है विटामिन बी, जो बेरी बेरी के नाम से रोग पैदा करता है। और विटामिन जो बी है वो थायमिन नाम से जाना जाता है। तो मित्रों इसका सही आंसर होगा विटामिन के। तो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो आंसर ए विटामिन के की कमी से। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, परिष्कार वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं शिखा पालीवाल एक बार फिर आपके सामने हूँ। हम लोग आज बात करेंगे रीट लेवल फर्स्ट में शिक्षण विधियों की, और विधियों के साथ ही जो सोशियोलॉजी से संबंधित प्रश्न आते हैं, बहुत ही छोटे छोटे से टॉपिक हैं कि परिवार, संयुक्त परिवार, एकल परिवार, कि हमारा पहनावा कौन सा कहाँ का है, या रहने से संबंधित, इन सब से संबंधित। तो पहले हम लोग करेंगे शिक्षण विधियों की, यानी ईवीएस के अंतर्गत जो टीचिंग मेथोडोलॉजी से संबंधित प्रश्न आते हैं उनकी, और उसके बाद हम बात करेंगे सोशियोलॉजी से संबंधित प्रश्नों की। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है अपना, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का मुख्य प्रकार है। किसका? शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री। शिक्षण यानी कि पढ़ाने में, अधिगम यानी सीखने में हमें जो सहायता प्रदान करे, जो सहायक की भूमिका अदा करे, हैं, उस सामग्री की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का मुख्य प्रकार है, यानी कि जो 4 विकल्प है उनमें से कौन सा मुख्य प्रकार है? श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, या सभी? मित्रों अपना उत्तर है यहाँ पे सभी। सभी क्यों है? क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के मुख्य प्रकारों की। तो मुख्य प्रकार ये 3 हैं। कौन कौन से? श्रव्य, दृश्य, श्रव्य और दृश्य। श्रव्य सामग्री वो सामग्री है जिनमें हम लोग सुनकर मदद महसूस करते हैं, यानी कि जिनको सुनकर हमें समझने में सहायता मिलती है। जैसे मान लो मैं गलत बोल रही हूं, तो उसका सही उच्चारण, मैं कोई टीचर अगर बोल रहा है तो मैं उसका सही उच्चारण सुन के समझ सकती हूँ, या मैं टेप में सही उच्चारण की रिकॉर्डिंग जो है वो मैं सुन के समझ सकती हूँ। तो जब हम सुनकर करते हैं तो श्रव्य सामग्री, और जब हम देखकर अपनी विषय वस्तु को सरल करते हैं या समझने में हमें सरलता महसूस होती है, तो दूसरा प्रकार कहलाता है दृश्य सामग्री। तीसरा दृश्य और श्रव्य, जिसमें देखा भी जाए और सुना भी जाए। मान लो अभी मैं कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख रही हूं, तो मैं फिल्म देख भी रही हूं और मैं सुन भी रही हूं। या अध्यापक क्लास में समझाता हुआ बोल भी रहा है, समझा भी रहा है और आपको पढ़ा भी रहा है, तो वो फिर किस में आएगा? दृश्य और श्रव्य में। अगर हम दूरदर्शन पे कोई कार्यक्रम देख रहे हैं, तो कार्यक्रम हम देख रहे हैं, तो हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री, सबसे पहली बात है किसे कहते हैं? जो पढ़ाने में, सीखने में हमारी सहायता करे, वह सहायक सामग्री कहलाती है। सहायक सामग्री को उद्योतन सामग्री भी कहते हैं। इसके कितने प्रकार हैं? इसके 3 प्रकार हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? पहला श्रव्य सामग्री, दूसरा दृश्य सामग्री, और तीसरा दृश्य और श्रव्य। इस प्रश्न का अपना सही उत्तर है डी। श्रव्य सामग्री वह सामग्री है जिसमें हम सुनकर सहायता प्राप्त करते हैं। दृश्य सामग्री वह है जिनको हम देखकर मदद लेते हैं या मदद मिलती है। और तीसरी है श्रव्य और दृश्य, जिसमें हम आंखें और कान दोनों को एक साथ काम में लेते हैं, यानी कि सुनकर और देखकर समझते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है अपना
डी। अभ्यास प्रविधि थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? अभ्यास प्रविधि यानी कि ये क्या है? एक टेक्निक है। क्या? अभ्यास करना। एक बार हमने पढ़ा, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वह ज्ञान स्थायी नहीं होगा। तो अभ्यास एक प्रविधि है, टेक्निक है। थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? सबसे पहले तो हम लोग ये समझें कि थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम दिए। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए। कौन कौन से 3 नियम दिए? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। इन्होंने कहा कि विद्यार्थी 3 नियमों से या 3 कारणों से सीखता है। कैसे? या तो वो खुद बहुत तत्पर है, खुद एक्टिव है तो वो जल्दी सीखेगा, या वो प्रैक्टिस करे तो वह सीखेगा, और तीसरा है प्रभाव का नियम, या फिर उसके ऊपर पढ़ाने वाले का, अध्यापक का, जिससे वो विषय सामग्री समझ रहा है उसका प्रभाव हो तो वह जल्दी सीखेगा। तो सीखने के थॉर्नडाइक ने 3 नियम बताए। कौन कौन से? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। यहां हम बात कर रहे हैं कि अभ्यास प्रविधि थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? किस नियम पर आधारित है? तो अभ्यास प्रविधि वो थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम पर आधारित है। मित्रों, कितने प्रश्न इसमें सॉल्व हुए? थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए? 3 नियम दिए। कौन कौन से दिए? तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव का। अभ्यास प्रविधि है वो थॉर्नडाइक के किस नियम पे आधारित है? वह थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम पर आधारित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। असत्य कथन है। कौन सा कथन असत्य है? मापन का क्षेत्र सीमित व मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक है। ये कथन तो सत्य है, क्योंकि मापन मूल्यांकन का एक अंग है, एक हिस्सा है। तो अगर मापन एक हिस्सा है और मूल्यांकन के अंतर्गत समाया हुआ है तो फिर मापन सीमित हुआ और मूल्यांकन व्यापक हुआ। दूसरा, मापन पाठ्य वस्तु केंद्रित है, मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित है। ये कथन भी सही है, क्योंकि मापन में विषय वस्तु को महत्व दिया जाता है कि भाई जो विषय वस्तु पढ़ाई हमने पूरे सत्र में, उसकी हम परीक्षा ले रहे हैं। 100 में से उस विषय वस्तु में 70 अंक प्राप्त किए, 80 अंक प्राप्त किए या 45 प्राप्त किए। तो मापन विषय वस्तु केंद्रित है, इसमें विषय वस्तु को महत्व दिया जाता है, जबकि मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित है। मूल्यांकन में उद्देश्य को महत्व दिया जाता है। मान लो मेरा उद्देश्य है ये चेक करना कि शिक्षण कौशल किसी बालक ने किस स्तर तक प्राप्त किए, तो वो जांचने के लिए मैं लिखित परीक्षा ले सकती हूँ विषय वस्तु पे आधारित, हमें अंकों का पता चल जाएगा। लेकिन किस स्तर तक प्राप्त किए ये जांचने के लिए कि कितनी उसने कुशलता विकसित की, हम लोग उसको टीचिंग करा के भी देख सकते हैं। ये भी देख सकते हैं कि टीचिंग में किन किन बातों को उसने शामिल किया और किन को नहीं किया। तो मापन विषय वस्तु केंद्रित है, मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित है, मूल्यांकन ओवरऑल है। तीसरा हुआ, मापन केवल मात्रात्मक व मूल्यांकन मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों तरह से होता है। ये कथन भी सही है, क्योंकि मापन तो केवल मात्रात्मक होता है। जब आपने कंटेंट की परीक्षा ले ली तो आपको पता चल गए कितने नंबर आए हैं। लेकिन मूल्यांकन मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों तरह का होता है। इसमें मात्रात्मक भी शामिल है और गुणात्मक भी शामिल है। गुणात्मक से मतलब है कि भाई आपने किस चीज को किस हद तक आपने कैच किया, किस ग्रेड का किया है, कि भाई ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, आपने कुशलता कहां तक अर्जित कर ली, इन सब को हम जांचते हैं गुणात्मक के अंतर्गत। तो मापन तो केवल मात्रात्मक है और मूल्यांकन मात्रात्मक और गुणात्मक है। चौथा है, मापन एवं मूल्यांकन निरंतर चलने वाली क्रियाएं हैं। ये गलत है, इसलिए क्योंकि मूल्यांकन निरंतर चलने वाली क्रिया है, लेकिन मापन
ये तो सीमित है ना, तो ये निरंतर तो चल नहीं सकती, इसलिए ये गलत है कि मापन, हमने यहाँ बात की, सीमित है, मापन पाठ्य वस्तु केंद्रित है, मापन मात्रात्मक है, तो मापन निरंतर चलने वाली क्रिया नहीं है, जबकि मूल्यांकन निरंतर चलने वाली क्रिया है। सही उत्तर है इसका डी। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति क्यूरेरे शब्द से हुई है, यह किस भाषा से लिया गया है? करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? क्यूरेरे शब्द से हुई है। क्यूरेरे शब्द किस भाषा से लिया गया है? ये लिया गया है लैटिन भाषा से। क्यूरेरे शब्द का क्या अर्थ है, हम लोग एक बार समझते हैं कि इसका अर्थ है रेस कोर्स, यानी कि दौड़ का मैदान। क्या हुआ? दौड़ का मैदान, अर्थात पाठ्यक्रम वह दौड़ का मैदान है जिसे पार करके दौड़ने वाला अपने निश्चित स्थान पर पहुंच जाता है। अर्थात पाठ्यक्रम वह दौड़ का मैदान है, यानी कि पाठ्यक्रम वह दौड़ का मैदान है जिसे पार करके, यानी पाठ्यक्रम को पढ़कर दौड़ने वाला यानी विद्यार्थी अपने निश्चित स्थान पर, निश्चित स्थान यानी अपने गंतव्य स्थल पर जो वह प्राप्त करना चाह रहा है। मान लो परीक्षा देने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य होगा? अगर मैं बीएड कर रही हूँ या मैं रीट की तैयारी कर रही हूँ तो हमारा निश्चित स्थान क्या है? नौकरी प्राप्त करना, सरकारी सेवा में जाना। तो यह कह रहे हैं कि पाठ्यक्रम वह दौड़ का मैदान है जिसे पार करके, यानी जिसे पढ़ के दौड़ने वाला यानी विद्यार्थी अपने निश्चित स्थान, यानी जो उसका उद्देश्य है, पर पहुंच जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये तो एक तथ्यात्मक प्रश्न है कि भाई राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है दोस्तों 28 फरवरी को। सही उत्तर है अपना बी। 4 विकल्प थे कि भाई 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाते हैं। ये अपने चारों विकल्प थे। संयुक्त परिवार के विघटन का कारण है। संयुक्त परिवार, यहाँ हम लोग ज्वाइंट फैमिली की बात कर रहे हैं कि संयुक्त परिवार जो वर्तमान में टूटते जा रहे हैं उसके विघटन का कारण क्या है? उसके विघटन के कारण है औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण, यानी कि लोग जॉब के लिए शहरों में जा रहे हैं, उद्योग धंधे अपनाने के लिए बाहर निकल रहे हैं, शहर की तरफ जा रहे हैं, ये कारण है। या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चे बाहर चले जाते हैं, पेरेंट्स अकेले रह जाते हैं, वहीं वो सेटल हो जाते हैं, ये एक कारण हो सकता है। स्त्री शिक्षा को भी कारण माना जा रहा है कि भाई प्राचीन समय में तो स्त्री शिक्षा पे बहुत बल नहीं दिया गया था, महिलाएं अपने जो भी है पढ़ाई की उन्होंने, उसके साथ वो अपने घरेलू कार्य या अन्य कार्यों को करती थी। लेकिन वर्तमान में उच्च शिक्षा के लिए जा रहे हैं, साथ में स्त्री शिक्षा को भी बढ़ावा मिल रहा है, उसलिए भी लोग बाहर जा रहे हैं। तो संयुक्त परिवार के विघटन का कारण सभी है कि भाई संयुक्त परिवार जो टूटते जा रहे हैं उसका एक कारण औद्योगिकरण एवं नगरीकरण भी है, एक कारण उच्च शिक्षा भी है, एक कारण स्त्री शिक्षा भी है। तो यानी कि सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? हम लोग सभी लोग परिवार में रहते हैं, तो हम लोगों को ये पता है, ये अवधारणा पे आधारित है, यहाँ कोई तथ्य नहीं है कि भाई परिवार की क्या विशेषता है क्या नहीं। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? हम सभी को पता है कि परिवार की क्या विशेषताएं हैं। कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो, उसे हम परिवार कहते हैं। बिल्कुल सही। प्रत्येक सदस्य की आय
भिन्न जमा की जाती हो, नहीं, परिवार में तो एक ही जगह सभी की आय आती है। वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों। ये भी सही है कि भाई एक परिवार में रहने वाले लोग आवास, भोजन और सामाजिक क्रियाओं का उपयोग समान रूप से करते हैं। सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व हो, ये भी सही है कि भाई जब एक घर में रह रहे हैं, पति पत्नी रह रहे हैं, बच्चे भी हैं, तो सुरक्षा एवं बच्चों का उत्तरदायित्व सहयोगी रूप से संभालेंगे, साझा करके संभालेंगे। दूसरा, कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हैं, उसे हम परिवार कहते हैं। वे समान आवास, भोजन और सामाजिक क्रियाओं को काम में लेते हैं, ये परिवार की विशेषता है। प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, ये इसकी विशेषता नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर है बी। विवाह को 2 व्यक्तियों के आपसी सद्भाव के रूप में किसने परिभाषित किया? दोस्तों, ये सभी समाजशास्त्री हैं। सभी समाजशास्त्रियों ने विवाह को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कहा कि भाई व्यक्तियों के आपसी सद्भाव के रूप में, किसी ने कहा कि भाई कोई जनक परिवार और जनन प्रक्रिया के रूप में परिवार को परिभाषित किया, किसी ने आपसी तालमेल के रूप में किया। तो ये जो 4 विकल्प हैं, ये सभी समाजशास्त्री हैं। प्रश्न है अपना कि विवाह को 2 व्यक्तियों के आपसी सद्भाव के रूप में किसने परिभाषित किया? ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा है दोस्तों थॉमस डे की। थॉमस डे ने कहा है कि 2 व्यक्तियों के आपसी सद्भाव के रूप को विवाह कहा जाता है। अगला देखें, थॉमस डे ने कहा कि विवाह को 2 व्यक्तियों के आपसी सद्भाव के रूप में परिभाषित किया है। वेस्टरमार्क, लेवी, मर्डॉक ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि स्त्री और पुरुष के इस संयोग में सामाजिक स्वीकृति महत्वपूर्ण होती है। स्नाइडर, बोमन, लॉन्ज ने क्या कहा? विवाह को प्राथमिक संबंधों की भूमिकाओं की व्यवस्था के रूप में बताया। कूस ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि विवाह जनक और जनन परिवार के बीच खींची गई एक रेखा है। यानी कि चारों लोगों ने अलग अलग बताया विवाह शब्द को। थॉमस डे ने कहा कि विवाह 2 व्यक्तियों के आपसी सद्भाव को कहते हैं। वेस्टरमार्क, लेवी, मर्डॉक ने कहा कि स्त्री और पुरुष के इस संयोग में सामाजिक स्वीकृति महत्वपूर्ण है। यानी कि स्त्री और पुरुष के संयोग में समाज की स्वीकृति हमें जब प्रदान हो जाती है, उसे हम विवाह कहते हैं। स्नाइडर, बोमन, लॉन्ज ने कहा कि विवाह को प्राथमिक संबंधों की भूमिकाओं की एक व्यवस्था के रूप में इन्होंने बताया। कूस ने कहा कि जनक परिवार और जनन परिवार के बीच खींची गई एक रेखा परिवार है। इसको इन्होंने इस तरह से परिभाषित किया कि जनक परिवार यानी जहां माता पिता के साथ रहती है बच्ची, माता पिता के साथ बचपन बीता, किशोरावस्था हुई, वहां पे कोई उत्तरदायित्व का बोध नहीं होता है, वहां दूसरी तरह के सामाजिक दायित्व होते हैं। जब विवाह के पश्चात जनन परिवार में यानी कि वो अपने पति के परिवार में आती है, तो पति के परिवार में आके पति, बच्चे, सास ससुर, दूसरी तरह की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं उसकी। तो जनक परिवार और जनन परिवार के बीच में खींची गई एक रेखा है। बाल श्रम की बहुतायत वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? यानी कि वह क्षेत्र कौन से हैं जहां बाल श्रम अधिक संख्या में, अधिक मात्रा में कराया जाता है? होटल एवं रेस्टोरेंट सही है। बीड़ी, दिया सलाई व आतिशबाजी कारखाने, ये भी सही है। कालीन, बुनाई एवं हीरों की पॉलिश वाले स्थान पर, ये भी सही है। तो अपना सही उत्तर है
डी, यानी कि बाल श्रम की बहुतायत वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये सभी हैं। रेशम के कीट का संबंध है, रेशम का जो धागा होता है उससे संबंधित हम लोग बात कर रहे हैं कि रेशम का जो धागा होता है वह रेशम का जो कीड़ा होता है जिसे कीट कह रहे हैं हम, रेशम के कीट की लार से रेशम का धागा बनता है। अब ये पूछ रहे हैं कि रेशम के कीट का संबंध किससे है? नीम की पत्तियों से, शहतूत की पत्तियों से, नीम और शहतूत दोनों की पत्तियों से, या कोई नहीं। तो रेशम का जो धागा बनता है या रेशम का धागा बनाने वाला जो कीट है, उसकी लार से रेशम का धागा बनता है और उसका संबंध है शहतूत की पत्तियों से। ये थे अपने आज के प्रश्न। दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ साथ आपके लिए एक और भी खुशखबरी लाई हूं मैं कि आप ये देखें कि मॉडल टेस्ट पेपर जो आप लोगों को फ्री में दिए जाएंगे, सभी कोर्स से संबंधित जितनी भी वैकेंसी है इस समय जो भी चल रही हैं, कि चाहे वो हाई कोर्ट हो, रीट लेवल फर्स्ट हो, सेकेंड हो, कांस्टेबल हो या पटवार हो, इन सभी के मॉडल टेस्ट पेपर परिष्कार वर्ल्ड पे, यूट्यूब पे अपलोड किए जाएंगे। आप लोग उन्हें देख सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं, उनसे संबंधित कुछ भी आप पूछना चाहें तो आप हम लोगों से पूछ सकते हैं। ये कब मिलेंगे आपको? सबसे पहले राजस्थान हाई कोर्ट मार्च 2 से 4 मार्च तक, यानी कि मिल चुके हैं, आपको दिए जा चुके हैं, अपलोड किए जा चुके हैं। रीट लेवल फर्स्ट मार्च 2 से 5 मार्च तक कुछ पहुंच चुके हैं और कुछ पहुंचने वाले हैं। रीट लेवल 2 3 मार्च से 9 मार्च तक, यानी सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग डालने होंगे। तो 9 मार्च तक रीट लेवल 2 के सभी मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। कांस्टेबल 5 मार्च से 8 मार्च तक और पटवार 5 मार्च से 13 मार्च तक आपको इससे संबंधित मॉडल पेपर मिल जाएंगे। आप सभी उनको पढ़ें, समझें और किसी भी तरह की कोई जिज्ञासा हो हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। यह मॉडल पेपर आप लोगों के लिए बहुत लाभदायी हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।